नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारी आज की इस प्यारी सी क्लास के अंदर। तो कैसे हैं आप सभी? क्या हालचाल है आप सभी के? क्या हालचाल है भाई? क्या हालचाल है? सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि हाँ सर, आप प्रॉपर दिखाई दे रहे हैं, आप बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, एकदम हैंडसम, आवाज भी बहुत अच्छे से आ रही है। फटाफट से इस चीज को क्लियर कर दीजिएगा ताकि हम आगे की हमारी बात करते हैं। स्वागत है आप सभी का बेटा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राधे राधे, राधे राधे। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। क्या हालचाल है आप सभी के? फटाफट से बताइएगा क्या हालचाल है भाई साहब। गुड इवनिंग सर। विकास जी गुड इवनिंग। नीतीश जी बहुत बढ़िया। रश्मि हमारे पास में। कशिश, पीयूषी, कृति, कुशवा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, सब कुछ बढ़िया है। ठीक है, मस्त है सर, मस्त है, मस्त है, मस्त है, मस्त है। चलिए चलिए, तो स्टार्ट करेंगे बेटा हमारी आज की इस क्लास को। आखिरी की जो क्लास थी हमने उसके अंदर बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी। बहुत सारी चीजों के अंदर हमने पढ़ा था किसके बारे में? विषम पोषी पोषण के बारे में पढ़ लिया था। विषम पोषी पोषण हमारा जो है वो 3 प्रकार का था। एक तो परजीवी पोषण था, इसके साथ में हमारे पास में था क्या? मृत पोषी पोषण, और उसके अलावा हमारे पास में था क्या? प्राणी सम पोषी पोषण। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को डिस्कस कर लूं, आप लोगों से मैं बात कर लूं। एक बच्चे का मैंने कमेंट देखा था कि सर आप पूरा नहीं पढ़ा रहे हो, सर आपने ये नहीं पढ़ाया, प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया नहीं पढ़ाया। ठीक है, एक और बच्चे का स्टार्टिंग में ही पहली दूसरी क्लास के बाद में जो पहला दूसरा लेक्चर लिया था उसके बाद में मेरे पास पर्सनली उसका मैसेज आया था। तो बेटा मैं आपको बता दूं, आपको इस चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि आपका कोई टॉपिक, आपकी कोई चीज छूट जाएगी। आपको इस चीज के ऊपर एक जरा सा भी डाउट नहीं करना है। मुझे पता है कि मेरे स्टूडेंट किस जगह से बिलोंग करते हैं, मुझे पता है कि मेरे स्टूडेंट की मुझसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, वो मुझसे क्या चाहते हैं, और मैं अपने स्टूडेंट के लिए एक जरा सा भी लूप फॉल नहीं रखूंगा, एक जरा सी भी ऐसी चीज नहीं रखूंगा कि उसका कुछ छूट जाए, उसका कुछ मिस्टेक हो जाए, या फिर उसको कहीं पर दिक्कत आ जाए। तो इस चीज से बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा। वो जो दो टॉपिक आप लोग मुझे बता रहे हो, प्रकाशिक अभिक्रिया, अप्रकाशिक अभिक्रिया, बेटा वो आपके आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछा गया है, वो आपके सिलेबस के अंदर भी नहीं है। जो केल्विन साइकिल की आप बात कर रहे हो वो 11th में आता है, 11th की बायोलॉजी में आता है केल्विन साइकिल। तो आप उस चीज के लिए परेशान ना होइए मेरे राजा जी। ठीक है, इतने गुस्से वाले इमोजी के साथ में उस चीज को मत बताइए कि सर आपने उसको नहीं पढ़ाया है। उसका टेंशन नहीं लेना है मेरे बेटा। आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है। आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग कर रहे हो, किसी भी बोर्ड से आप बिलोंग कर रहे हो, जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक मैं आपके साथ में हूं। आपके लिए हर एक चीज को मैं क्या करूंगा? कंप्लीट करूंगा। एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव, एक छोटा सा डायग्राम तक मैं एग्जाम के पहले आपको बताता हूं और बताऊंगा। ठीक है, चाहे वो हमारे इस बैच के अंदर हो या फिर हमारे जो बाकी की जो क्लासेस होती है हमारे यूट्यूब वगैरह पर, वहां पर भी अगर कुछ रहा तो तुम लोगों को मैं पहले ही बोल दूंगा कि आ जाओ वहां पर, वहां तुम लोगों को कुछ बात बतानी है। तो उस चीज से बेफिक्र रहो यार, भरोसा रखो इधर, इसके ऊपर भरोसा रखो। ठीक है, इसके ऊपर भरोसा रखो। आखिरी के जो हमारा पिछला साल था उसमें बहुत से बच्चों ने पढ़ा है और उन्होंने रिजल्ट लेकर के आए। आप जाकर के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो उस चीज के लिए निश्चिंत रहो, टेंशन ना लो। ठीक है, ये मत सोचो कि कोई चीज छोड़ देंगे सर। आपको हर एक चीज बहुत ही डिटेल चीजों, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छे से बताई जाएगी। निश्चिंत रहना उसके बारे में। आपको बस छोटा सा एक काम करना है कि बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ते हुए जाना है। ठीक है, किसी की समझने की पावर अच्छी है, एक बार में कैच कर लेता है। किसी का थोड़ा सा समझने की पावर कम है, उसको भाई धीरे धीरे समझ में आता है। तो उसके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि बेटा तू बिल्कुल लोड मत ले, तू बस इस लेक्चर को फॉलो कर, तू इसे बस देख, 2 बार देख, 3 बार देख। नहीं समझ में आ रहा है 3 बार देख, कुछ डाउट रहे उसको पूछ, और बस ये जो लेक्चर्स है ना इन्हें फॉलो करता हुआ चल। अभी तेरे भले ही 8th क्लास में, 9th क्लास में, 7th क्लास में तेरा कुछ भी लेवल रहा होगा, लेकिन तू अभी एकदम इतना जंप मारेगा, इतना ज्यादा तेरे लेवल में डिफरेंस आएगा जितना तू सोच भी नहीं सकता भाई। ठीक है, तो इस चीज को बेटा बिल्कुल ध्यान रखना, इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे बेटा हमारी आज की इस क्लास को। क्या पढ़ने वाले हैं सर, क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बता देता हूं। आप लोगों को बहुत सारे डाउट है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए या फिर लॉन्ग में क्या लिखे, शॉर्ट में क्या लिखे, उसके बारे में भी हम आगे बात कर लेंगे। पाचन के बारे में पढ़ने वाले हैं, पाचन तंत्र के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, और इसके अलावा आखिरी में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? पाचन ग्रंथि के बारे में हम बेटा पढ़ेंगे, पाचन ग्रंथि के बारे में। तो फटाफट से आग लगा दीजिए एक माचिस की तीली के द्वारा, ताकि हाँ मुझे पता चल जाए कि मेरी दिल की बात तुम लोगों तक पहुंच गई है। ठीक है, अरे बढ़िया बातें हैं। कहानी इतनी समझ में आ रही है क्या? भरोसा है या नहीं है ये बताओ पहले तो, भरोसा है या नहीं है? राम राम, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। भरोसा है या नहीं है फटाफट से बता दो जरा,
फटाफट से जरा बता दो। बहुत बढ़िया, बहुत धुआंधार, बहुत धुआंधार, बहुत धुआंधार। एक ही चीज करो, एक चीज के, इसके अलावा कुछ मत करो। साइंस में, बायोलॉजी में 20-25 नंबर का पेपर के अंदर आएगा, वो गारंटी मेरी है कि तुम लोगों को वो मैं दिलवाऊंगा। ठीक है, आखिरी तक तुम लोगों के लिए साथ में हो। बस तुम लोग अपने आप को मेहनत करने के लिए बस तैयार रहो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आग लगा दी तुम लोगों ने, मजा ले दिया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इस क्लास को। क्लास बहुत जरूरी है और क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे जरा ध्यान से सुनते हुए जाइएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं पाचन तंत्र के बारे में हम पढ़ने वाले हैं बेटा जी। लेकिन उससे पहले हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? भोजन के बारे में। कुछ छोटी सी जानकारी है, आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, थोड़ा बहुत ही आप इसके बारे में जानते हैं, हम उसी के बारे में क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। तो अब आपकी बातें मुझ तक पहुंच चुकी है, इसलिए थोड़ी देर के लिए शांत होकर के बस अपना इस लेक्चर को आनंद लेते हुए जाइए और ध्यान से सुनते हुए जाइए। ठीक है बेटा जी। होता क्या है, आप जो भी खाना खा रहे हो ना बेटा, उस खाने के अंदर, उस भोजन के अंदर कुछ अलग अलग चीजें होती है। जैसे भोजन के अंदर होता है क्या? प्रोटीन होता है। प्रोटीन होता है, आपने नाम सुना है। इसके अलावा भोजन के अंदर क्या होता है सर? कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट हमें देखने को मिलता है। और क्या उपस्थित होता है इसके अलावा? और क्या हो सकता है? तो बसा होता है। बसा, इसी को हम बोलते हैं फेट। कोई मोटा हो जाता है तो हम बोलते हैं कि तेरा फेट बढ़ रहा है बेटा, वजन के ऊपर क्या रख, ध्यान रख। तो बसा हो गया। और क्या उपस्थित होता है भोजन के अंदर बेटा? बसा के अलावा होता है क्या? विटामिन होते हैं। और विटामिन के साथ में ही क्या उपस्थित होते हैं बेटा? खनिज उपस्थित होते हैं। विटामिन के साथ में ही क्या उपस्थित होते हैं? खनिज उपस्थित होते हैं। ये सारी चीजें हमारे भोजन के अंदर पाई जा रही है। ये सारी चीजें हमारे भोजन के अंदर पाई जा रही है। ठीक है। अब इनसे अलावा, इनके अलावा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसे जरा ध्यान से सुनना। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसे जरा ध्यान से सुनना। आपने दीवार देखी है, दीवार आपके घर के आजू बाजू में दीवार है। उस दीवार की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो ईंट से मिलकर के बनी हुई है। ठीक है, एक ईंट से मिलकर के बनी हुई। तो ईंट एक अकेली है और सब ईंट जब आपस में मिल रही है तो एक बड़ी सी क्या बन रही है? संरचना बन रही है, बड़ा सा स्ट्रक्चर बन रहा है, जिसे कि हमने नाम दे दिया है क्या? दीवार दे दिया। ठीक इसी तरह से हमारे शरीर के अंदर बेटा क्या होता है कि कोई एक अकेला अणु, एक अणु की हम बात करें, एक अणु क्या होता है? आपस में जुड़ता है। अणु क्या हो रहे हैं? आपस में जुड़ रहे हैं। और जब अणु आपस में जुड़ रहे हैं बेटा, आपस में जुड़ करके ये एक बड़ा अणु बनाते हैं। एक बड़ा क्या बना रहे? अणु बना रहे। जैसे एक ईंट से दूसरी ईंट जुड़ी, दूसरी से तीसरी, और धीरे धीरे एक बड़ी सी क्या बन गई? दीवार बन गई। ठीक है, तो एक अकेली जो ईंट है ना, जो अकेली ईंट है ना, उसे हम क्या बोलेंगे? उसका नाम हमने रख दिया है क्या है? वो एकलक है। जो अकेला एक अणु होता है उसका नाम हमने रख दिया है क्या? एकलक। और जब बहुत सारे आपस में जुड़ जाते हैं बेटा तो उसे हम नाम दे देते हैं क्या? बहुलक। जब बहुत सारे आपस में जुड़ गए तो उसका नाम क्या हो चला है? हमारे पास में बहुलक हो चला है। ठीक है, इस बात को जरा विशेष तौर पर ध्यान रखना। अगर अकेला एक अणु है, एक अकेला अणु आपस में क्या कर रहा है? जुड़ रहा है, बहुत सारे अणुओं से जुड़ रहा है, तो जो एक बड़ी संरचना बनी उसे हमने नाम दे दिया है क्या? बहुलक नाम दे दिया है। उसका नाम हमने दे दिया है क्या? बहुलक नाम दे दिया। अब अकेला अणु है, अकेला यदि है तो हम बोल देते हैं बेटा, अकेला यदि है तो हम बोल देते हैं कि वो कैसी संरचना है? वो सरल संरचना है। अकेला अगर है तो हम बोल देते हैं क्या? सरल संरचना है। और जब बहुत सारे अगर आपस में जुड़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? वो जटिल हो गया है, वो कॉम्प्लेक्स हो गया, वो जटिल संरचना के रूप में आ गया है। ठीक है, ये बहुत ही साधारण सी बात है, जनरल सी ये बात है। एक अकेला अणु है तो हमने बोल दिया एकलक। बहुत सारे अणु आपस में जुड़ करके आपस में एक बड़ी संरचना बना रहे हैं तो उसका नाम हो गया है क्या? बहुलक हो गया। ठीक है, उसका नाम हो गया है बहुलक। आपके शरीर के अंदर आप जो भोजन खा रहे हो उसमें प्रोटीन हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, बसा हो सकता है, विटामिन हो सकता है और खनिज हो सकता है। ये सारी चीजें, ये 5 चीजें आपके भोजन के अंदर रहती है। ठीक है, प्रोटीन की अगर हम बात करें कि प्रोटीन क्या चीज होती है, प्रोटीन क्या चीज होती है, तो बेटा प्रोटीन के बारे में ध्यान रखना कि प्रोटीन किससे मिलकर के बने हुए होते हैं? अमीनो अम्ल से। किससे मिलकर के बने हुए होते हैं? अमीनो अम्ल से मिलकर के बनी हुई ये संरचना होती है। जब एक अमीनो अम्ल बेटा, एक अमीनो अम्ल क्या हो रहा है? दूसरे अमीनो अम्ल से जुड़ रहा है। एक अमीनो अम्ल दूसरे अमीनो अम्ल से, दूसरा अमीनो अम्ल किससे जुड़ा? तीसरे से जुड़ा। तीसरा किससे जुड़ा?
चौथे से जुड़ा। इस तरह से बहुत सारे अमीनो अम्ल जब आपस में जुड़ गए तो एक जो बड़ी संरचना बनी है उसका नाम हमने क्या रख दिया है बेटा, प्रोटीन है, उसका हमने नाम रख दिया है। उसका नाम क्या रखा, प्रोटीन। अब आप देखोगे कि प्रोटीन के अंदर बहुत सारे अमीनो अम्ल आपस में क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। बहुत सारे अमीनो अम्ल आपस में जुड़ करके एक बड़ी संरचना बना रहे हैं और उसी को हमने नाम दिया है क्या, प्रोटीन नाम दिया है। ठीक है, मैं यदि आपसे पूछूं कि ये प्रोटीन किससे मिलकर के बना है, कौन से एक अणु से मिलकर के बना है, तो आप कहोगे कि सर ये अमीनो अम्ल से मिलकर के बना है। तो क्या बेटा मैं बोल सकता हूं कि अमीनो अम्ल प्रोटीन का क्या होता है, एक लक होता है। एक अणु को हम क्या बोलते हैं, एक लक। तो अमीनो अम्ल प्रोटीन का क्या हो गया है, एक लक हो गया है। ठीक है, ठीक इसी तरह से जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना बेटा, ये किससे मिलकर के बना हुआ होता है, कार्बोहाइड्रेट बना हुआ होता है सेकेराइड से। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर के बना हुआ होता है, सेकेराइड। सेकेराइड का मतलब क्या होता है, सेकेराइड का मतलब क्या हो गया, सुगर, शक्कर, शक्कर। ठीक है, सेकेराइड का मतलब हो गया क्या, सुगर। जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है, सेकेराइड है। ग्लूकोज क्या है, एक सेकेराइड है। ठीक है, तो जब बहुत सारे सेकेराइड आपस में क्या होने लगे, जुड़ने लगे। एक सेकेराइड जुड़ा है किससे, दूसरे सेकेराइड से। एक सेकेराइड जुड़ा है किससे, दूसरे सेकेराइड से। दूसरा सेकेराइड जुड़ा है किससे, तीसरे से अगर जुड़ा है तो एक जो बड़ी संरचना बन रही है उसी को हमने क्या नाम दिया है, कार्बोहाइड्रेट नाम दिया है। इसके अलावा मैं कहूं, मैं पूछूं आपसे कि बेटा ये बताओ कि ये जो बसा है वो किससे मिलकर के बनी हुई होती है। तो बसा बेटा बनी हुई होती है किससे, वसीय अम्ल से। बसा किससे मिलकर के बनी हुई है, बसीय अम्ल से, या फिर इसी को हम क्या नाम दे देते हैं, ग्लिसरॉल नाम दे देते हैं। इसी का नाम क्या हो जाता है, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। ठीक है, बसीय अम्ल का पूरा नाम इंग्लिश में क्या लिखूं मैं, तो इसका नाम होता है बेटा फैटी एसिड। फैटी एसिड, यहां पे क्या था, अमीनो एसिड, इसलिए मैंने क्या लिखा, AA1, एक अमीनो एसिड। AA2 दूसरा अमीनो एसिड मैंने यहां पे लिखा। ठीक है, वसा किससे मिलकर के बनी हुई है, वसीय अम्ल से मिलकर के बनी हुई है। तो जब एक अमीनो एसिड, एक फैटी एसिड जुड़ा दूसरे फैटी एसिड से, दूसरा फैटी एसिड बेटा जुड़ा है किससे, तीसरे फैटी एसिड से, तो ये जो संरचना, ये जो बड़ी संरचना बन रही है, ये जो बहुलक बन रहा है, उसी को हमने क्या नाम दिया है, वसा नाम दिया है। उसका नाम हमारे पास में क्या हो गया है, वसा हो गया है। अब अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि जो बहुलक होता है वो कैसी होती है, वो जटिल संरचना होती है। बहुलक जो होता है वो क्या होता है, जटिल संरचना होती है। तो मैं बोल सकता हूं कि प्रोटीन जो आप खा रहे हो, जो कार्बोहाइड्रेट आप खा रहे हो, जो बसा आप खा रहे हो, वो क्या है बेटा, वो जटिल पदार्थ है, वो जटिल संरचनाएं हैं। आप किसे खा रहे हो, आप जटिल संरचनाओं को खा रहे हो, मतलब आप जटिल पोषक पदार्थ को खा रहे हो। किसे खा रहे हो, जटिल पोषक पदार्थ को क्या कर रहे हो, खा रहे हो। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आ रही है। सर आपने प्रोटीन का बताया, कार्बोहाइड्रेट का बताया, बसा का बताया कि ये इनसे मिलकर के बने हुए होते हैं, लेकिन विटामिन और खनिज किससे मिलकर के बने हुए होते हैं बेटा, विटामिन और खनिज ये किसी से मिलकर के नहीं बने होते हैं, ये अकेले अकेले एक एक अणु होते हैं। मतलब ये हमारे विटामिन और जो खनिज है ये बहुलक नहीं है, ये बहुलक नहीं है। कहानी इतनी समझ में आ रही है, ये बहुत सारे अणुओं से मिलकर के बनी हुई संरचना नहीं होती है। इतनी चीज क्लियर है भाई, ओके सर, इतना हमें समझ में आ रहा है। अब दूसरी बात मैं आपको बता दूं, दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो प्रोटीन आप खा रहे हो, जो कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, या जो बसा आप खा रहे हो, उससे आपको क्या मिलती है बेटा, ऊर्जा मिलती है। आपके शरीर को क्या मिलती है, ऊर्जा। ठीक है, आपने भले ही प्रोटीन खाया, आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, या फिर आपने क्या खाया है, वसा को खाया है, तो आपको क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। लेकिन आप यदि किसी विटामिन को खा रहे हो या फिर कोई खनिज खा रहे हो, कोई खनिज, खनिज मतलब क्या, जो नमक है, नमक जो सॉल्ट होता है ना, NaCl, वो क्या है, एक खनिज ही है। तो ये जो पदार्थ हैं, विटामिन और खनिज बेटा, इनसे आपको ऊर्जा नहीं मिलती है, इनसे ऊर्जा नहीं मिलती है। इस बात को ध्यान रखना, इनसे ऊर्जा नहीं मिलती है। ये बहुत ही सीधा, सिंपल सा और सरल सी चीजें हैं जो आगे हमें काम में आने वाली हैं। कोई बताएगा नहीं, मैं तुम लोगों को समझा रहा हूं, इस चीज को बड़े ध्यान से सुनते हुए जाना। तो विटामिन और खनिज से आपको ऊर्जा नहीं मिलती है। आप जो खा रहे हो वो क्या खा रहे हो, वो प्रोटीन खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट, बसा खा रहे हो, इनसे ऊर्जा मिलती है। और ये क्या है बेटा, ये जटिल पोषक पदार्थ है। ये क्या है, जटिल पोषक पदार्थ।
जटिल पोषक पदार्थ का मतलब क्या, जो बहुत सारे अणुओं से मिलकर के बने हुए हो उन्हें हम बोलते हैं जटिल पोषक पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, हमारा शरीर ये जो जटिल संरचनाएं होती है ना, बहुत बहुत अमीनो अम्ल जब आपस में जुड़े हुए हैं उसको प्रोटीन बोला, तो बहुत सारे अमीनो अम्ल को एक साथ हमारा शरीर नहीं ले सकता, एक साथ हमारा शरीर नहीं ले सकता। हमारा शरीर क्या करता है, इन जटिल पोषक पदार्थों को तोड़ देता है। किसमें तोड़ देता है, सरल पोषक पदार्थ में। किसमें तोड़ेगा, सरल पोषक पदार्थ के अंदर। ठीक है, ये चीजें आपको नोट डाउन करनी है। किसमें नोट डाउन करनी है, तो शॉर्ट नोट्स में नोट डाउन करनी है। ये काम की चीजें हैं, ये काम की चीजें हैं, तो साथ साथ लिखते हुए जाइएगा। जटिल पोषक पदार्थ को हमारा शरीर किसमें तोड़ देता है, सरल पोषक पदार्थ में। कैसे तोड़ दिया, मैंने आपसे कहा कि जो आपका प्रोटीन है ये बहुत सारे अमीनो अम्ल से मिलकर के बना हुआ है, मतलब ये जटिल संरचना है। हमारा शरीर जब भी प्रोटीन को खाएगा तो हर एक अमीनो अम्ल को क्या कर देता है, अलग। ठीक है, इनके बीच की जो बंध है, इनके बीच का जो संबंध है उसको क्या कर देता है, तोड़ देता है। तो एक अमीनो अम्ल अलग कर दिया, दूसरा अलग कर दिया, तीसरा भी क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो जब सब अलग अलग हो गए, जब सब अलग अलग हो गए, एक एक अणु क्या हो गया, अलग हो गया, तो हमने कहा ये एकलक है और कैसी संरचना है, सरल संरचना है। मतलब ये हमारे क्या हो गए हैं, सरल पोषक पदार्थ हो गए। ठीक है, तो अमीनो अम्ल के बीच से, अमीनो अम्ल का जो पूरी की पूरी चेन है इसको क्या कर दिया जाएगा, बीच में से तोड़ने का जो काम हो रहा है वो किसके अंदर हो रहा है, हमारे शरीर के अंदर हो रहा है। क्यों तोड़ा, क्योंकि हमारा शरीर ये 3-3, 4-4 को एक साथ अवशोषित नहीं कर सकता, काम में नहीं ले सकता, इसलिए हमने इन्हें क्या कर दिया है, तोड़ दिया है। तो जो जटिल पोषक पदार्थ है बेटा, इसे क्या करना, तोड़ देना। किसमें तोड़ देना, सरल पोषक पदार्थ में तोड़ देने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या नाम दे देते हैं, पाचन नाम दे देते हैं। ठीक है, जटिल पोषक पदार्थ को किसमें तोड़ देना, सरल पोषक पदार्थों में तोड़ देने की जो प्रक्रिया है इसी को हमने नाम दे दिया है क्या, पाचन नाम दे दिया है, और इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट को जब हमारा शरीर तोड़ेगा तो ये किस रूप में तोड़ेगा, तो हर एक शुगर को, हर एक सैकराइड को इसने क्या कर दिया, अलग कर दिया। सबको क्या कर दिया, अलग कर दिया। भाई जब अलग अलग रहेंगे तो हमारा शरीर उसको आसानी से क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। आसानी से हमारे शरीर ने क्या किया, उसको अवशोषित किया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से ये वसा जो है ये भी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी अलग अलग वसीय अम्ल में। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, एफ मतलब फैटी और ए मतलब एसिड। फैटी एसिड ये वसीय अम्ल का अंग्रेजी नाम होता है। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ रही है, इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं, अरे हाँ या ना, हाँ जी सर, इतनी बातें हमें समझ में आ रही हैं। अब मैंने आपसे क्या कहा कि आपने क्या किया है, जटिल पोषक पदार्थ को किसमें बदल दिया है आपने, सरल पोषक पदार्थ के अंदर बदल दिया है। ठीक है, जटिल पोषक पदार्थ को आपने सरल पोषक पदार्थ के अंदर क्या कर दिया है, तोड़ दिया है। और जटिल पोषक पदार्थ को सरल पोषक पदार्थ में तोड़ने की ये जो प्रक्रिया है, जटिल पोषक पदार्थ को सरल पोषक पदार्थ में तोड़ने की ये जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया को ही बेटा हमने क्या नाम दिया है, पाचन नाम दिया है। जटिल पोषक पदार्थ को सरल पोषक पदार्थ में तोड़ने की जो प्रक्रिया है उसे हमने नाम दे दिया है क्या, पाचन नाम दिया है। उसी का नाम हमने क्या रख दिया, पाचन नाम रखा है। ठीक है, लेकिन आखिर ये जो जटिल पदार्थ हैं, ये जो जटिल संरचनाएं हैं, इन्हें हम सरल पोषक पदार्थ में बदलते कैसे हैं, इन्हें सरल पोषक पदार्थों के अंदर किस तरह से बदला जाता है। तो बेटा इन्हें जटिल पोषक पदार्थ से सरल पोषक पदार्थ में बदलने के लिए हमारे शरीर के अंदर कुछ क्या होते हैं, रसायन होते हैं, कुछ क्या होते हैं, केमिकल होते हैं। हमारे शरीर के अंदर कुछ क्या होते हैं, रसायन होते हैं, कुछ केमिकल होते हैं। और उन्हीं केमिकल्स को, उन्हीं रसायन को मेरे राजा, उन्हीं रसायन को हम नाम दे देते हैं क्या, जैव उत्प्रेरक नाम दे देते हैं। उन्हीं का नाम हो चला है क्या, जैव उत्प्रेरक, या इन्हीं को हम क्या नाम दे देते हैं, एंजाइम, या फिर इन्हीं को एक और नाम दे दिया जाता है क्या, बीकर। इनके घर वालों ने 3 नाम रखे हैं।
ठीक है, क्या बताया मैंने कि जटिल पोषक पदार्थ को सरल पोषक पदार्थ में बदलने के लिए हमारे शरीर में कुछ रसायन उपस्थित होते हैं। उन्हीं रसायन को हम जैव उत्प्रेरक या एंजाइम या फिर हम क्या बोलते हैं, उनको विकर बोलते हैं। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, विकर बोलते हैं। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आ गई है? अरे इतनी बातें आपको समझ में आ गई है? बता दो जरा मुझे फटाफट से, फायर इमोजी के द्वारा बता दो जरा कि हाँ सर इतनी बातें तो हमें समझ में आ गई है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बताइए 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 बताइए। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, क्लियर है सर। चलिए, कहानी एकदम झकाझक झकाझक समझ में आपको आ रही है, झकाझक झकाझक समझ में आना चाहिए। ठीक है, एक जरा से भी आपको दिक्कत इसके अंदर नहीं होना चाहिए, एक जरा से भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत सारे फायर इमोजी आ गए, मजा ला दिया तुम लोगों ने। ठीक है, मजा ला दिया, मजा ला दिया, मजा ला दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, ठीक है सर, ठीक है। चलिए, अब आगे की मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते हुए जाना, आगे की मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते हुए जाना। आपसे एक छोटी सी परिभाषा पूछी जाएगी कि जैव उत्प्रेरक क्या है, परिभाषित कीजिए। तो अभी मैंने आपको परिभाषा बताई है, पाचन तंत्र से संबंधित वे रसायन जो कि जटिल भोज्य पदार्थ को अवशोषण योग्य सरल भोज्य पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, और पाचन की क्रिया को क्या कर देते हैं, सरल करते हैं। उन्हीं को हम जैव उत्प्रेरक या फिर उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, एंजाइम बोल देते हैं। ठीक है भाई, रिपीट तो किसी चीज को नहीं किया जाएगा। जो डाउट है ना वो पूछो, जो डाउट है ना वो पूछो, क्या डाउट रहेगा वो पूछो, डाउट को लिखो। ठीक है, चलिए भाई, क्योंकि जब 100 में से अगर 99 बच्चे फायर दे रहे हैं और 1-2 अगर नो दे रहे हैं, तो भाई डाउट पूछो ना, क्या डाउट रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे पास में इसकी क्या आती है बेटा, परिभाषा आती है। किसकी, जैव उत्प्रेरक की हमारे पास में ये परिभाषा निकल करके आती है। अब रही बात सवाल की, आपसे कुछ इस तरह से सवाल पूछा जाएगा, इसका जरा फटाफट से जवाब दीजिएगा मुझे, इसका जरा फटाफट से जवाब दीजिएगा। ठीक है, सवाल क्या पूछा गया है हमसे कि प्रोटीन की एकलक इकाई है, प्रोटीन की एकलक इकाई है, फटाफट से बताइएगा प्रोटीन की एकलक इकाई क्या होती है, प्रोटीन की एकलक इकाई क्या होती है। लकी सिंह बेटा डाउट बताओ, खुशी यादव वेरी गुड बेटा, ठीक है, फटाफट से ज्यादा बताइए प्रोटीन की एकलक इकाई क्या होती है। प्रोटीन की एकलक इकाई, एकलक क्या होता है ये मैंने आपको बताया है, एकलक क्या चीज होती है मैंने आपको बताया है। एकलक इकाई के बारे में हमसे पूछा गया है, सर इसमें 30 सेकंड आपने ज्यादा दे दिए, और कम समय देना था, हम तो कम समय में ही इसको हल कर देते, कम समय में ही इसको हम तो क्या कर देते हैं, हल कर देते हैं। मैंने आपको बताया है कि सेकेराइड किसकी इकाई होती है बेटा, सेकेराइड किसकी इकाई होती है, कार्बोहाइड्रेट की होती है। ये तो किसकी हो गई हमारे पास में, कार्बोहाइड्रेट की हो। चलिए, इसके अलावा वसीय अम्ल हमारे पास में किसकी होती है, वसा की होती है। और अमीनो अम्ल हमारे पास में किसकी हो गई, हमारे प्रोटीन की एकलक इकाई हो गई है। तो जो सही जवाब है वो आता है हमारे पास में क्या, सी हमारा सही जवाब है। ठीक है, सी 78% बच्चों ने जवाब दिया है। भाई 90% आना चाहिए था, ये 90% आना चाहिए था। देवेंद्र है, रक्षित है, पवन कुमार जी है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल आप लोगों के लिए है, अगला सवाल आप लोगों के लिए, जरा बताना, ध्यान से पढ़ना सवाल को। ठीक है, सवाल को ध्यान से पढ़ना, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। मैं हमेशा तुम लोगों को उलझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन तुम लोग उलझा मत करो मेरे भाई। ठीक है, उलझा मत करो। ठीक है, सवाल में मैं उलझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उलझा मत करो, ध्यान से पढ़ो और इस सवाल का जवाब दो। पूछा गया है जटिल भोज्य पदार्थ को अवशोषण योग्य सरल भोज्य पदार्थ में परिवर्तित करने वाले रसायन क्या कहलाते हैं। पहला ही ऑप्शन में ऐसा देता हूं ताकि आप क्या करो, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाओ। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाओ। चलिए बताइए जरा फटाफट से, फटाफट से। बेटा पोल नहीं भी आ रहा है ना, तो आप अपना जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में दे दो। आपको अगर आंसर आता है तो देन कोई टेंशन नहीं, पोल अगर नहीं भी आ रहा है कभी बाई चांस टेक्निकल प्रॉब्लम से, तो इट्स ओके बेटा। ठीक है, फटाफट से बताइए सर, जटिल भोज्य पदार्थ को अवशोषण योग्य सरल भोज्य पदार्थ में परिवर्तित करने वाले, इतना पढ़ा बच्चों ने और फिर धड़ाधड़ जवाब देना चालू कर देते हैं। ऐसा ही करते हो पेपर में भी, ये छोटी छोटी सी गलती तुम करके आ जाते हो। इसलिए मैं पहले ही तुम लोगों को इतने धोखे दिलवा दूंगा, इतनी बार तुम लोगों का दिल तोड़ दूंगा कि तुम लोग पेपर के अंदर कोई गलती ही नहीं करोगे। बेटा यहां पर मैक्सिमम बच्चे पाचन आंसर लगा करके आ जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना मैंने यहां पे क्या पूछा है, रसायन। और जो रसायन होते हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं बेटा, एंजाइम बोल देते हैं। तो जो सही जवाब आता है हमारे पास में वो आता है सी। कितने परसेंट, 70%। देखो ए ऑप्शन पे 25% बच्चों ने
टिक लगाया है, ये वही बच्चे हैं जिन्होंने डायरेक्ट पढ़ करके जवाब दे दिया होगा। चलिए, नितिन वर्मा है, आर्यन चौरसिया, पवन कुमार जी। चलिए, बहुत बढ़िया। अगली बात, अगला सवाल जरा ध्यान से सुनना, अगला सवाल जरा ध्यान से सुनना और इसका अब जवाब देना। अगला सवाल जरा ध्यान से सुनना और इसका जवाब देना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, सवाल है, जटिल पोषक पदार्थ को अवशोषण योग्य सरल पोषक पदार्थ में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है, इसे हम क्या बोलते हैं? परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, क्या कहा जाता है? ठीक है, मतलब सर अब हम तुमसे ना बेवकूफ ना बनेंगे, अब तुमसे बेवकूफ ना बनेंगे, अब तो हम सही सही जवाब देंगे। जो 25% पिछले सवाल में जिन्होंने गलत किया था ना, वो अब थोड़ा सा समझदार हो गए होंगे। ठीक है, किस किस ने गलती की थी जरा मुझे एक फायर इमोजी भेजना। अभी भी गलती कर रहे मेरे भाई, शिट। चलिए चलिए चलिए, तो जटिल भोज्य पदार्थ को अवशोषण योग्य सरल भोज्य पदार्थ में परिवर्तित करने की प्रक्रिया पूछा है, प्रक्रिया के बारे में पूछा है। वो प्रक्रिया मैंने आपको बताया है, प्रक्रिया मैंने आपको बेटा जी बताया है कि प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा? पाचन कहलाती है। तो सी हमारे पास में सही जवाब है, सी हमारे पास में सही जवाब है। ठीक है, सी हमारे पास में सही जवाब। 87% बच्चों ने जवाब दिया। अब आए ना तुम लोग 90 के पास में, ममता अग्रवाल, तनु और अभिषेक मिश्रा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, इतनी चीजें तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ, चलिए इतनी बात हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। हाँ, फायर, तुम्हारे फायर इमोजी दिख गए मुझे, तुम लोगों के लिए सवाल लाया था मैं, मुझे पता है तुम लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हो। चलिए, अब आगे की बात को जरा ध्यान से सुनते हुए जाइएगा। ठीक है, ध्यान से सुनते हुए जाइएगा। क्या डाउट पूछ लिया भाई? सर सी वाला है, सी वाला है सर, पोल अटक रहा है, पोल अटक। अरे पोल वाली दिक्कत मैं तुम लोगों को बता दी ना। अगर बेटा 1000-2000 स्टूडेंट बैठे हैं, एक दो के पास में अगर नहीं भी जा रहा तो थोड़ा रिलैक्स, जस्ट चिल। ठीक है, हमें क्या करना है? अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। ठीक है, जैव उत्प्रेरक किसे कहते हैं? राजीव पाठक जी, मैंने अभी तो बताया बेटा। जैव उत्प्रेरक मतलब वो रसायन जो क्या करते हैं? जटिल भोज्य पदार्थ को, जटिल भोज्य पदार्थ को किसमें बदल देते हैं? सरल में बदल देते हैं। ठीक है, ये इनके बीच का जो बंध तोड़ता है, उसी तोड़ने वाले रसायन को हम क्या नाम दे देते हैं? जैव उत्प्रेरक नाम देते हैं। जटिल भोज्य पदार्थ को, जटिल पोषक पदार्थ को सरल पोषक पदार्थ में बदलने वाला जो रसायन है, उसी को हम क्या नाम दे देते हैं? जैव उत्प्रेरक नाम दे देते हैं। ठीक है बेटा जी, चलिए अगली बात जरा ध्यान से सुनते हुए जाना। ठीक है, साथ में नोट डाउन करते हुए चलना है तुम लोगों को। ये शॉर्ट नोट्स के उसमें आएगा, इसलिए इसको नोट डाउन करते हुए चलना। क्या पढ़ने वाले हैं? मानव पाचन तंत्र के बारे में। ठीक है, मानव पाचन तंत्र, या फिर इसी को बेटा हम क्या नाम दे देते हैं? आहार नाल। इसी को हम क्या नाम दे देते हैं? आहार नाल इसे बोला जाता है। जरा ध्यान से सुनते हुए जाइएगा और अपनी जरा चित्रकारी को आप लोग भी जरा दिखाइएगा। ठीक है, होता क्या है मनुष्य के अंदर, ठीक है, मनुष्य के अंदर, मनुष्य के अंदर क्या देखने को मिलता है? इस तरह की संरचना हमें देखने को मिलती है, इस तरह की कुछ संरचना हमें देखने को मिलती है। सुनते हुए जरा जाना, इस तरह की हमें क्या देखने को मिल रही है? संरचना देखने को मिल रही है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम? पाचन तंत्र के बारे में सर हम पढ़ने वाले हैं। पाचन तंत्र के बारे में हम क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं। बेटा होता क्या है कि आपके शरीर के अंदर, आपके शरीर के अंदर मुख से लेकर के, मुख से लेकर के हिस्सा चालू होता है, मुख से लेकर के पूरी की पूरा ये एक नली जैसी एक संरचना शुरू होती है माउथ से, मुख से। ठीक है, और आगे यहां पर ये इस तरह से आगे की तरफ बढ़ती है और इसे घुमावदार संरचना के अंदर आती है, इस घुमावदार संरचना के अंदर आती है। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है। तो ये पूरा जो मुख वाला हिस्सा है ना, करके जो पूरा जो मुख वाला हिस्सा है ना, इसे हम क्या नाम दे देते हैं? इसका नाम होता है बेटा जी क्या? मुख गुहा। इसका नाम होता है क्या? मुख गुहा। इसका नाम होता है वक्कल कैविटी, इसको हम बोलते हैं। मुंह वाला जो पूरा की पूरा हिस्सा होता है बेटा, उसका नाम क्या हो जाता है? वक्कल कैविटी, या फिर उसी को हम क्या नाम दे देते हैं? मुख गुहा हम नाम दे देते हैं। ठीक है, यहीं पर ऊपर की तरफ ये जो होता है वो आपका नाक वाला हिस्सा होता है। ठीक है, नाक वाला हिस्सा होता है, उसको भी हम पढ़ेंगे आगे की हमारी क्लासेस में, लेकिन ये वाला जो हिस्सा हो गया वो आपकी नाक वाला हिस्सा हो गया। ठीक है, मुख वाला हिस्सा और जो नाक वाला हिस्सा है बेटा, ये आगे जाकर के मुख वाला हिस्सा और नाक वाला हिस्सा आगे जाकर के आप देखोगे कि दोनों क्या हो रहे हैं? यहां पर मिल रहे हैं। मुख वाला हिस्सा भी और नाक वाला हिस्सा भी, ये एक पीछे की साइड में, पीछे के साइड में, अंदर के साइड में क्या होते हैं? मिलते हैं। एक कॉमन जगह में क्या होते हैं? ये मिलते हैं। तो ऐसी जगह,
ऐसी जगह जहां पर भोजन भी आ रहा है और जहां पर हवा भी आ रही है, जहां पर भोजन भी आ रहा है और जहां पर हवा भी आ रही है, उस जगह को बेटा हम नाम दे देते हैं क्या? ग्रसनी। उस जगह का नाम हो गया हमारे पास में क्या? ग्रसनी उसका नाम हो गया। ठीक है, दो चीजें मैंने बताई आपको। पहला तो मैंने बताया है कि मुख गुहा, मुख गुहा क्या होती है उसके बारे में मैंने बताया। ग्रसनी क्या होती है उसके बारे में मैंने बताया। ग्रसनी हमारे मुंह और नाक इन दोनों का जुड़ा हुआ जो हिस्सा है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रसनी बोलते हैं। ये वायु भी इसके अंदर से जाती है और भोजन भी जाती है, वायु भी जाता है और भोजन भी इसके अंदर जाता है। तो वायु और भोजन दोनों का ये क्या है बेटा? रास्ता है। वायु और भोजन ये दोनों का क्या होता है? रास्ता होता है। ठीक है, दूसरी चीज, इसी ग्रसनी के बाद में यहीं पर दो अलग अलग पाइप शुरू हो जाते हैं। एक पाइप तो होता है जिसमें भोजन जाता है, एक पाइप होता है जिसके अंदर क्या जाता है? भोजन जाता है। जिसके अंदर भोजन जाता है उसे हम नाम दे देते हैं क्या? उसका नाम हो जाता है क्या बेटा? वो भोजन पाइप है और उसी को हम नाम दे देते हैं क्या? ग्रास नली। उसका नाम हो गया है क्या? ग्रास नली। या फिर इसी को हम नाम दे देते हैं क्या? ग्रसिका। इसी का नाम हो गया है क्या? ग्रसिका, ग्रास नली, या फिर इसी को हमने बोल दिया है क्या? ग्रसिका नाम दे दिया है। ये किसके लिए होता है? ये क्या चीज होती है? तो बेटा ये भोजन का पाइप होता है। ठीक है, किसका पाइप हो गया? ये है हमारे पास में भोजन पाइप हो गया। आपसे पूछा जाएगा कि भोजन पाइप क्या होता है, भोजन पाइप का नाम क्या है? तो ग्रास नली या ग्रसिका हमारे पास में भोजन पाइप हो गया। इधर वाला ये जो देखने को मिल रहा है इसको हम बोलते हैं ये हवा वाला पाइप है, सांस वाला पाइप है। ये फेफड़ों के पास में जाता है। उसके बारे में अभी हमें नहीं पढ़ना है, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो भोजन और वायु दोनों के लिए एक रास्ता जिसका नाम ग्रसनी है। आगे दो अलग अलग पाइप बने, एक में जाता है भोजन जिसे कि हमने नाम दिया है ग्रास नली या फिर ग्रसिका। ठीक है, और एक दूसरा वाला पाइप होता है जो कि फेफड़ों के अंदर चला जाता है। यही ग्रास नली बेटा आगे जाकर के एकदम एक चौड़े से हिस्से के रूप में क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। और ये जो चौड़ा सा हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है इसी को बेटा हम नाम दे देते हैं क्या? आमाशय। इसी का नाम हमारे पास में हो गया है क्या? आमाशय। या फिर इसी को हम क्या बोल देते हैं? स्टमक बोल देते हैं। इसी का नाम हमारे पास में क्या हो गया है? स्टमक इसका नाम हो चला है। ठीक है, स्टमक से आगे, इस चौड़े भाग से आगे फिर से एकदम नली जैसी एक संरचना मिलती है, एक नली जैसी संरचना बनती है। और ये जो नली जैसी संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये जो नली जैसी घुमावदार संरचना आपको यहां पे दिखाई दे रही है, इस नली जैसी घुमावदार संरचना को हम नाम दे देते हैं क्या? छोटी आंत। इसका नाम हुआ है क्या? छोटी आंत। पहला घुमाव इसके अंदर ये वाला देखने को मिला, दूसरा घुमाव हमें ये वाला देखने को मिला, दूसरा हिस्सा, और ये एक हमारे पास में क्या हो गया? उसका आखिरी का हिस्सा हो गया। ठीक है, एक तो हमारे पास में हो गया उसका आखिरी का हिस्सा, ये वाला हमें देखने को मिला उसका पहला वाला हिस्सा, ये हमें देखने को मिला उसका क्या? दूसरा वाला हिस्सा, और ये हमारे पास में उसका हो गया है क्या? तीसरा हिस्सा। ठीक है, ये तीन अलग अलग हिस्से के रूप में दिखाई पड़ी। तीन अलग अलग हिस्से के रूप में ये क्या हो गई? हमें दिखाई पड़ी। ये तीनों हिस्से अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जैसे एक का होता है क्या? एक का नाम होता है क्या? ग्रहणी। एक का नाम हुआ है क्या? ग्रहणी। इसी को हम बोल देते हैं क्या? डियोडिनम। इसी का नाम हुआ है डियोडिनम, इसका नाम हुआ है। ठीक है, डियोडिनम। बीज वाली का नाम क्या हुआ? इसका नाम हुआ है अग्र क्षुद्रांत। इसका नाम हो गया है क्या? अग्र क्षुद्रांत। तीसरी वाली का नाम हुआ है क्या हमारे पास में बेटा? क्षुद्रांत। तीसरे वाले का हमारे पास में नाम हो गया है क्या? क्षुद्रांत। और इन तीनों को मिला करके ये पूरा यहां से लेकर के यहां तक का ये पूरा पाइप जो है ना, इसी को बेटा हम नाम दे देते हैं क्या? छोटी आंत। इसी का नाम हो जाता है हमारे पास में क्या? छोटी आंत। इसका नाम होता है छोटी आंत, या फिर छोटी आंत को ही हम क्या बोल देते हैं बेटा? क्षुद्रांत बोल देते हैं। इसी को हम क्या बोल देते हैं? क्षुद्रांत। ठीक है, क्षुद्रांत हमारे पास में इसका नाम हो चला है। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आ रही है। तो छोटी आंत के तीन अलग अलग हिस्से हो गए, एक तो है ग्रहणी, दूसरा है अग्र क्षुद्रांत, और दूसरा हो गया हमारे पास में क्या? क्षुद्रांत। ठीक है, ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत, और क्या हो गया? क्षुद्रांत। इसी के बाद में ये जो हमारी छोटी आंत है ये आगे जाकर के यहां पर आगे बढ़ती है। इसका पाइप थोड़ा सा क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है। पाइप क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है। और यही मोटा पाइप, यही जो मोटा भाई है ना, यही मोटा भाई आगे जाकर के बेटा
किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसी मोटा भाई को हम बोल देते हैं क्या? बड़ी आंत बोल देते हैं। इसी मोटा भाई का नाम हो गया है हमारे पास में क्या? बड़ी आंत नाम हो गया। इसके भी तीन अलग अलग हिस्से हमें देखने को मिलेंगे, तीन अलग अलग हिस्से इसके हमें देखने को मिलेंगे। पहला तो ये वाला हिस्सा हो गया, ठीक है, पहला ये वाला हिस्सा हो गया। दूसरा हमारे पास में ये वाला हिस्सा हो गया, और जो तीसरा होता है वो हमें देखने को मिलता है ये वाला हिस्सा, ठीक है। जो तीसरा हमें हिस्सा देखने को मिलेगा मेरे राजा, वो ये वाला हिस्सा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे सबसे पहली चीज तो पहला वाला जो हिस्सा है, पहला वाला जो हिस्सा है, इसका नाम होता है बेटा क्या? सीकम। इसका नाम हुआ है सीकम, या फिर इसी को हम नाम दे देते हैं क्या? अंधनाल बोल देते हैं। इसी का नाम हो गया अंधनाल। बहुत जरूरी चित्र है, इसको ध्यान से सुनते हुए जाना। सीकम या अंधनाल, छोटी आंत से जुड़ा हुआ जो हिस्सा है उसका नाम हुआ सीकम, अंधनाल। और उसके बाद वाला ये जो हिस्सा है इसका नाम हो गया है क्या बेटा? कोलोन। इसका नाम हो गया हमारे पास में क्या? कोलोन। और आखिरी का ये जो हिस्सा है इसका नाम होता है क्या बेटा? रेक्टम। इसका नाम हो गया हमारे पास में क्या? रेक्टम। जो आखिरी वाला हिस्सा है, ये वाला जो इतना वाला जो हिस्सा है, इसका नाम होता है क्या? रेक्टम। छोटी आंत वाला ये जो इतना जुड़ा हुआ हिस्सा होता है इसका नाम होता है सीकम। और ये वाला जो हिस्सा हमें देखने को मिल रहा है इसका नाम हो गया है क्या? कोलोन नाम हो गया, ठीक है। इन तीनों को मिला करके हम नाम दे देते हैं क्या? बड़ी आंत। इन तीनों को मिला करके हमने नाम दे दिया है क्या? बड़ी आंत। इसी का नाम हो गया है क्या? बड़ी आंत इसका नाम हो गया है। या फिर इसी को हम बोल देते हैं क्या? बृहदांत्र बोलते हैं, ठीक है। बृहदांत्र, बृह मतलब क्या होता है? बड़ा, ठीक है। बृहदांत्र इसका नाम हो चला है। ये तीन चीजें हमने देख ली इसके अंदर, बृहदांत्र के अंदर। एक तो है सीकम, दूसरा है कोलम, और क्या हो गया हमारे पास में? रेक्टम। सीकम, कोलम और रेक्टम, ये वाली चीजें हो गई, ठीक है। यहीं पर मैं आपको एक छोटी सी बहुत अच्छी बात मैं बता दूं कि यहां पर इस सीकम के पास यहां पर एक ये संरचना हमें देखने को मिलती है, उंगली की जैसी हमें यहां पे क्या देखने को मिली? संरचना ये देखने को मिली। इस संरचना का नाम बेटा होता है, इसी संरचना का नाम होता है क्या? अपेंडिक्स नाम होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स बोलते हैं, अपेंडिक्स, ठीक है। पूरा नाम क्या होता है इसका? तो इसका नाम हुआ है वर्मीफॉर्म। इसका नाम हुआ है क्या? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इसका नाम हुआ। क्या होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ये बताऊंगा, जरा सब्र रखना, ठीक है। कमेंट उसमें मत डाल देना डाउट में, बताऊंगा, ठीक है। इतनी चीज हो गई। मैंने आपको बताया कि यहां से मुख हुआ, हमारे पास मुख हुआ। उसके बाद में ये वाला जो हिस्सा है ये भोजन और वायु दोनों के लिए जो हिस्सा होता है इसका नाम हमने क्या रख दिया? इस हिस्से को हमने बोल दिया है क्या? ग्रसनी बोल दिया है। साथ में बनाते हुए जाना। बाद में ये जो नली जितना हिस्सा है, इतना वाला जो हिस्सा है इसका नाम क्या रखा? ग्रास नली। ये भोजन का पाइप है। और ये वाला जो हिस्सा है इसका नाम क्या रख दिया है? आमाशय नाम रख दिया, ठीक है। यहीं से ये जो पाइप स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ, इसका नाम हमने रखा है क्या? छोटी आंत। इतना जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये किसका है? ये छोटी आंत का हिस्सा होता है। उसी छोटी आंत के बाद यहां से शुरू हो गया है क्या? आपका बड़ी आंत शुरू हो गया। ये वाला जो हिस्सा है ये किसका हो गया? आपकी बड़ी आंत का हिस्सा हो चला है। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई बहुत अच्छे से, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब सुनना, हुआ ये कि आप जब भी खाना खा रहे हो, आपने क्या किया? खाना खाया, आपके बाबू ने खाना खाया, आपने खाना खाया, आपके मुंह ने उसको अच्छी तरह से क्या किया? चबाया। और चबाने के दौरान आपका मुंह उस भोजन के अंदर बेटा किसको मिला देता है? लार को मिला देता है। भोजन के अंदर किसको मिला देता है? लार को, ठीक है। तो जैसे ही आपने एक कोर तोड़ा और खाया, आपने उसको अच्छी तरह से चबाया, उसमें क्या मिल गया है? लार मिल गया है। लार मिलने के बाद में आप उसको क्या करते हो? निगलते हो। तो जो एक कोर को आप निगल रहे हो ना, उस कोर को, एक अकेले कोर को बेटा हम क्या नाम दे देते हैं? बोलस। एक जो कोर होता है बेटा उसका नाम क्या होता है? बोलस होता है, ठीक है। एक कोर, एक जो बाइट आपने निगली है, उस निगली हुई बाइट को हमने क्या बोला है बेटा? बोलस नाम दिया है। इसका नाम क्या हुआ है? बोलस हुआ है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ रही। अब होता क्या है कि आपने जब खाना खाया, ये जो बोलस आपने निगला, तो उस समय इस बोलस को थोड़ी ना पता है कि भाई मुझे इधर वाले पाइप में जाना है या इधर वाले पाइप में जाना है। उसको नहीं पता कि कौन से पाइप में जाना है, ठीक है। तो ये जो बोलस है वो तो हो सकता है कि सांस वाले पाइप के अंदर भी चला जाए, ऐसा भी हो सकता है।
हो सकता है वो भोजन पाइप के अंदर चला जाए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। यदि अगर ये सांस वाले पाइप के अंदर चला गया तो सांस वाला जो पाइप होता है वो फेफड़ों से जुड़ा हुआ रहता है, फेफड़ों से जुड़ा हुआ रहता है। तो भोजन कहां पहुंच जाएगा? फेफड़ों के पास। फेफड़ों के पास भोजन जाना चाहिए क्या? नहीं, फेफड़ों के पास भोजन नहीं जाना चाहिए, उसका काम ही नहीं है, फेफड़ा भोजन को क्या करेगा? अरे हाँ, तो फेफड़े के पास भोजन ना पहुंचे इसके लिए यहां पर एक क्या लगा हुआ होता है? ढक्कन लगा हुआ होता है, एक ढक्कन लगा हुआ होता है। जैसे ही आप किसी चीज को निगल रहे हो, जैसे ही आप किसी चीज को निगल रहे हो, ये थोड़ा सा अप्स एंड डाउन होता है, यहाँ पे किसी भी चीज को क्या कर रहे हो? निगल रहे हो। तो जब हम किसी चीज को निगलते हैं तो ये जो ढक्कन आपको दिखाई दे रहा है वो जो श्वास नली है, जो श्वास का पाइप है, उसको क्या कर देता है बेटा? बंद कर देता है, उसको बंद कर देता है। जब आप भोजन को निगल रहे हो तब बंद करता है। ऐसा नहीं कि जब हम खाना खा रहे हैं तब बंद कर दिया। खाना तो आधे घंटे खाते हो, आधे घंटे तक अगर श्वास नली का पाइप बंद रहा तो भैया मरीज जाओगे। अरे हाँ, तो जब हम किसी चीज को निगल रहे हैं तब ये ढक्कन उसको क्या कर देता है? बंद कर देता है। ठीक है, तो जो भी आपने निगली हुई चीज है वो कहां चले जाएगी? आपकी ग्रास नली के अंदर चले जाएगी। किसके अंदर पहुंच गई? ग्रास नली के अंदर वो भोजन पहुंच गया। अब बात ये कि ये जो ग्रास नली है ना, वो इतना ऐसा चौड़ा पाइप नहीं है। हमारा जो नल वगैरह वाले पाइप आते हैं इतने मोटे मोटे ऐसा पाइप नहीं है, एकदम ऐसा होता है सिकुड़ा सा। कुछ जगह दिख रही है इसके अंदर, थोड़ी सी, बस थोड़ी सी जगह दिख रही, एकदम ऐसा पिचका हुआ सा पाइप होता है पूरा। इसके अंदर क्या गया? बोलस गया। ठीक है, अब आप खा रहे हो, एक के बाद एक बोलस उसके अंदर जा रहा है, वो बोलस उसके अंदर अटक ना जाए, इसके अंदर, इस पाइप के अंदर अटक ना जाए। बहुत लंबा होता है, यहां से लेकर के ये यहां तक का होता है। ठीक है, तो उस पाइप के अंदर भोजन अटक ना जाए इसलिए वो पाइप थोड़ा सा ऐसा क्या होता है? सिकुड़ता है। ऐसा क्या होता है? सिकुड़ता है, ऐसा दबता है। ऐसा क्या होता है? दबता है। अरे आपके घर के अंदर कोलगेट खत्म हो जाता है तो आप उसको ऐसे ऐसे दबा दबा करके नहीं निकालते। ठीक इसी तरह से ये जो ग्रास नली है ये भी क्या करती है? ऐसे सिकुड़ती है। ऐसे क्या करती है? सिकुड़ती है, गति करती है, ऐसे गति करती है। ठीक है, तो ग्रास नली के अंदर ये जो गति हो रही है बेटा, इस गति को हम नाम दे देते हैं क्या? क्रमानुकुंचन गति। उस गति का नाम क्या हुआ? क्रमानुकुंचन गति। क्रमानुकुंचन गति उपस्थित होती है किसके अंदर? ग्रास नली के अंदर। ग्रास नली के अंदर क्रमानुकुंचन गति उपस्थित होती है। ठीक है, अब इतनी चीज तो आपको समझ में आ गई, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, सुनना जरा ध्यान से। ग्रास नली, ग्रास नली के अंदर भोजन का पाइप है, ये हमारा ग्रास नली, इसके अंदर क्रमानुकुंचन गति है। लेकिन इस ग्रास नली के अंदर पाचन नहीं होता, बस ये क्या है? सिर्फ रास्ता है भोजन को पेट के अंदर भेजने का, आमाशय में भेजने के लिए क्या है? रास्ता है। इसमें कोई पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है, इस बात को जरा ध्यान रखना विशेष तौर पर। ठीक है, तो इसके अंदर कोई पाचन नहीं होता है, कोई पाचन नहीं होता है। आपसे पूछा जाएगा कि किसके अंदर पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है, तो ग्रास नली के अंदर कोई पाचन नहीं होता है। इस बात को जरा विशेष तौर पर ध्यान रखना मेरे लाल। ठीक है, इस बात को जरा विशेष तौर पर मेरे लाल ध्यान रखना। अगली बात जरा ध्यान से सुनना, अगली बात मेरी जरा ध्यान से सुनना। यही ग्रास नली आगे जाकर के एक चौड़े से हिस्से में बढ़ जाती है, चौड़े से हिस्से में बढ़ जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? आमाशय बोलते हैं। ध्यान रखना, ये सबसे चौड़ा भाग है। आप ये पूरे चित्र के अंदर, पूरे चित्र के अंदर जो सबसे चौड़ा भाग आपको दिखाई दे रहा है वो कौन सा है? आमाशय। तो ये सबसे चौड़ा भाग होता है, सबसे चौड़ा क्या है? ये भाग है। कौन? हमारा आमाशय। और इसका यदि आप आकार देखोगे ना तो ये ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर ये ऐसा मैंने मार दिया तो कैसा दिखाई दे रहा? जे का दिखाई दे रहा, जे जे। अरे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अरे हाँ, वो जो जे आता है, जे फॉर जोकर, तो ये जोकर के जैसे, जे के जैसे इसका आकार है। तो इस बात को ध्यान रखना कि आमाशय का जो आकार होता है बेटा वो कैसा होता है? जे आकार की संरचना होती है। ठीक है, जे आकार की ये संरचना होती है। एक अकेले डायग्राम के अंदर बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे, बहुत सारे सवाल बन जाएंगे। ठीक है, तो सबसे चौड़ा भाग और कैसा होता है? जे आकार का होता है। इसका एक ही काम होता है, आपने जो भी खाना खाया, आपने जो भी खाना खाया वो 4 से 5 घंटे के लिए, कितनी देरी के लिए? 4 से 5 घंटे के लिए जो खाना है वो इसी आमाशय के अंदर पड़ा हुआ रहेगा। कितनी देर के लिए? 4 से 5 घंटे के लिए जो भी खाना है बेटा वो कहां रहेगा? आमाशय के अंदर रहेगा। इस बात को जरा ध्यान रखना। ठीक है, तो 4 से 5 घंटे तक
घंटे तक क्या हो गया, इसके अंदर भोजन रहता है। ठीक है, भोजन रहता है। सारी बातें समझ में आ रही है? ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? तुम ही लोगों को बोल रहा हूं मेरे शक्तिमान। ठीक है, तो ध्यान से सुनते हुए जाना और साथ में नोट डाउन करते हुए चलना। आमाशय के अंदर 4 से 5 घंटे तक क्या रहता है, भोजन रहता है। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। इसके अलावा 4 से 5 घंटे तक इसके अंदर जब भोजन रहता है तो यहां पर क्या करता है, यहां पर क्या होता है, बहुत सारे रसायन मिला दिए जाते हैं, बहुत सारे एंजाइम मिला दिए जाते हैं। ठीक है, भोजन के अंदर बहुत सारे क्या मिला देते हैं, एंजाइम मिला देते हैं। कि कहां पर, इस आमाशय के अंदर। आमाशय के अंदर जो भोजन आया उसके अंदर बहुत सारे क्या मिला दिए जाते हैं, एंजाइम। तो भोजन का पाचन अब क्या हो गया, शुरू हो गया है। कहां से, हमारे आमाशय से भोजन का पाचन क्या हो गया, शुरू हो गया। वैसे आगे मैं बताऊंगा कहां से हो जाता है, मुख गुहा से ही हो जाता है, लेकिन ध्यान रखना मैंने कहा कि आमाशय में 4 से 5 घंटे तक भोजन क्या रहता है, संग्रहित रहता है। इसी में आमाशय क्या डाल देता है, अपने एंजाइम डाल देता है, और एंजाइम क्या कर रहे हैं, भोजन का पाचन कर रहे हैं। 4 से 5 घंटे के बाद में जो भोजन है वो कहां जाता है, इस छोटी आंत के अंदर जाता है। कहां पर गया, इस छोटी आंत के अंदर गया है कौन, भोजन। और छोटी आंत के अंदर जब भोजन गया तो छोटी आंत जितना भी भोजन है, जितना भी भोजन आपने खाया है, जितना भी भोजन बेटा आपने खाया है, उस पूरे भोजन को क्या कर देती है, पचा देती है। उस पूरे भोजन को क्या कर देती है, पचा देती है। तो ध्यान रखना कि पूर्ण पाचन होता है। क्या होता है, पूर्ण पाचन किसका, भोजन का। ठीक है, किसका, भोजन का। भोजन का क्या हुआ है, पूर्ण पाचन हुआ है। किसके अंदर हुआ है, तो इसी छोटी आंत के अंदर होता है। छोटी आंत के अंदर होता है पूर्ण पाचन। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक बहुत अच्छी बात यह बताऊं कि छोटी आंत, मैंने अभी आपको सिर्फ इतनी सी जगह में बना करके बता दी, लेकिन ऐसा नहीं है। छोटी आंत सबसे लंबा भाग होता है, सबसे लंबा भाग होता है इसका। इस पूरे चित्र का जो सबसे लंबा भाग होता है वो कौन होता है, ये छोटी आंत होती है। तो ध्यान रखना बेटा, यहां पे दूसरा पॉइंट मैं बता रहा हूं, ये सबसे लंबा भाग। ठीक है, आपसे पूछा जाए सबसे चौड़ा भाग कौन सा है, आमाशय। सबसे लंबा भाग कौन सा होता है, तो यही छोटी आंत होती है। सबसे चौड़ा भाग कौन सा हो गया, ये आमाशय। और सबसे लंबा जो भाग हो गया वो कौन सा हो गया है, छोटी आंत। इसकी लंबाई इतनी होती है कि आपकी हाइट के बराबर हो जाए, आपकी हाइट के बराबर हो जाए, इतनी लंबाई होती है। अंदर ही अंदर ऐसे एक जगह पर एकदम ऐसे सिकुड़े हुए होती है, एकदम पूरा आपस में क्या होती है, एकदम एकदम गुच्छा बनी हुई पूरी की पूरी होती है, पाइप, पूरा की पूरा पाइप। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी चीज मैंने यहां पर पढ़ाया आपको, क्या बड़ी आंत पढ़ाया, क्या पढ़ाया, बड़ी आंत। भोजन कहां से आया, मुख गुहा से भोजन आया, ग्रास नली से होते हुए कहां आ गया, इस आमाशय के अंदर आ चला है। आमाशय में थोड़ा बहुत पाचन हुआ भोजन का, उसके बाद में ये कहां आ गया है, इस छोटी आंत के अंदर भोजन आ गया है। छोटी आंत का काम है कि जो भी आपने भोजन खाया है उसको पूरा छोटी आंत पचाएगी। कौन पचाएगी, छोटी आंत। ठीक है, जितना पचा सकती है वो कौन पचाएगी, ये छोटी आंत उस पूरे की पूरे भोजन को पचाएगी। उसके बाद में ये जो भोजन है ना, वो कहां जाता है, आगे की तरफ जाता है। लेकिन आगे की तरफ ये जो भोजन जा रहा है ये बिना पचा भोजन है। कौन सा भोजन जाएगा, बिना पचा हुआ ऐसा भोजन जिसे कि छोटी आंत पचा ही नहीं पाई, उसे हम बोल रहे हैं क्या, बिना पचा हुआ भोजन। कहां जा रहा है, इस बड़ी आंत के अंदर जा रहा है, बड़ी आंत के अंदर। वो बड़ी आंत से होते हुए कहां चला जाता है, शरीर के बाहर चला जाता है। पूरा की पूरा कहां पहुंच जाएगा, शरीर से बाहर पहुंच जाएगा। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। चलिए ठीक है सर, एक बात बताइए कि हम जो पानी पीते हैं उसका क्या होता है। बेटा आप जो पानी पीते हो ना, वो सीधा सीधा यहां से आते हुए, छोटी आंत से आते हुए सीधे कहां आता है, बड़ी आंत के अंदर आता है। तो जो आप पानी पी रहे हो ना, वो पानी कहां जाता है, इस बड़ी आंत के अंदर जाता है। पानी को अवशोषित करने का काम, पानी को अवशोषित करने का जो काम होता है, पानी का जो अवशोषण होता है वो कौन करता है, यही बड़ी आंत करती है। ठीक है, आमाशय, आपका पेट पानी से कोई लेना देना नहीं है उसका, आपकी छोटी आंत का पानी से कोई लेना देना नहीं है। पानी को कौन रखती है, ये बड़ी आंत रखती है। इसका काम होता है पानी का क्या करता है, अवशोषण। ठीक है, इसके अलावा जो भोजन नहीं पचा है, ठीक है, बिना पचा हुआ जो भोजन है, बिना पचा हुआ जो भोजन है बेटा, उस बिना पचा हुआ जो भोजन है उसको क्या करती है, संग्रहित करती है। उसे क्या करती है, संग्रहित करती है।
ठीक है, बिना पचे हुए भोजन को क्या कर लिया इसने, संग्रहित कर लिया। ये सारी की सारी चीजें हमारा किससे संबंधित है, पाचन तंत्र से संबंधित है। ठीक है, कहां से शुरू होता है आपका पाचन तंत्र, कहां से शुरू होता है, तो मुख गुहा से। कहां से शुरू हुआ है बेटा, मुख गुहा से शुरू हुआ है, और कहां खत्म हुआ है, इस रेक्टम के पास खत्म हुआ है। किसके पास, रेक्टम के पास खत्म हुआ है। इसी रेक्टम को हम क्या नाम दे देते हैं, गुदा नाम भी दे देते हैं, इसी को हम बोलते हैं गुदा। ठीक है, तो मुख गुहा से लेकर के जो गुदा तक का हिस्सा है, गुदा तक, ठीक है, यहां से शुरू हुआ और यहां तक, इस गुदा तक का ये जो पूरा हिस्सा है, इस पूरी लंबी नली को, इस पूरी लंबी नली को हम क्या नाम दे देते हैं, आहार नाल नाम दे देते हैं। पूरी लंबी नली का जो नाम है वो क्या हो गया है, आहार नाल हो चला है। ठीक है, आहार नाल हो चला है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब एक छोटी सी बात मैं बता दूं, एक छोटी सी बात बता दो सर, आपने कहा कि छोटी आंत सबसे लंबा भाग है। ठीक है, यहां पर आपने लिखा है ये बड़ी आंत है, लंबी छोटी आंत है, वो लिख रहे हो आप उसको छोटा, उसको लिख रहे हो छोटा। आखिर ये नाम में उलटफेर क्यों है? मैंने क्या कहा कि सबसे लंबा भाग कौन सा है, छोटी आंत का है, छोटी आंत का है। जब वो सबसे लंबी है तो उसका नाम हमने छोटी आंत क्यों रखा, ऐसा क्यों किया, ऐसा भेदभाव क्यों किया? बेटा होता क्या है कि जो छोटी आंत है ना मेरे राजा, छोटी आंत जो होती है ना, उसका पाइप जो होता है ना वो पतला है, उसका पाइप का जो मोटाई है ना, मोटाई मोटाई में वो कम है। और जो बड़ी आंत है ना उसकी मोटाई क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, तो छोटी आंत की जो मोटाई है, इसकी बात कर रहे हैं, छोटी आंत की हम बात करें, उसकी जो मोटाई है ना वो क्या है, कम है। आप देखोगे ये क्या है, थोड़ा पतला है, और ये वाला हिस्सा क्या है, थोड़ा सा मोटा है, इसलिए उसके नाम में उलटफेर हुआ है, उसके नाम में क्या हुआ है, उलटफेर हुआ है। ठीक है, तो छोटी आंत की जो मोटाई है ना वो थोड़ी क्या होती है, कम होती है, और बड़ी आंत की जो मोटाई है ना वो क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, बड़ी आंत की जो मोटाई है ना, मोटाई वो क्या होती है, ज्यादा होती है। इतनी चीज समझ में आ गई, इतनी चीज समझ में आपको आ गई। तो इसकी मोटाई क्या हो गई है बेटा, ज्यादा, इसीलिए उसको हमने क्या बोल दिया है, बड़ा भाई। मोटा भाई है, मोटा भाई, मोटा भाई, मोटा भाई मतलब क्या होता है, बड़ा भाई। ठीक है, मोटा भाई मतलब क्या, बड़ा भाई, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया हमने, बड़ी आंत रख दिया है। बोलो बोलो बोलो, इतनी चीज समझ में आ गई क्या? बोलो बोलो बोलो, फटाफट से बता दो, फटाफट से जरा मुझे बता दो, फटाफट से बता दो। फायर इमोजी भेज दो या फिर ऐसा लिख दो, कुछ ऐसा लिख दो, ऐसा लिख दो, सरकार लिख दो, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ सर समझ में आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आग लगा दो पहले तो यार, माचिस लगा दो, एक लाइटर है किसी के पास, लाइटर, लाइटर लगा दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ डाउट भी देख लूंगा मेरे बाबा, डाउट भी देख लूंगा। क्लियर बा, क्लियर बा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, डाउट भी देख लूंगा। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया भाई, झकाझक तुम लोग, मतलब बहुत धुआंधार पढ़ते हो। ठीक है, बहुत धुआंधार पढ़ते हो। सर हम जो थूक होते हैं वो कहाँ जाता है, वो भी हमारे पेट में ही जाता है मेरे लाल, पेट के अंदर जाता है वो भी। ठीक है, वो भी कहाँ गया, पेट के अंदर गया। ठीक है, हिल रिएक्शन एंड केल्विन साइकिल बता दो बेटा। मोहम्मद शाकिब जी, मैंने शुरू में ही बताया था कि हिल रिएक्शन और जो केल्विन साइकिल है वो आपके सिलेबस में नहीं है मेरे राजा। ठीक है, सवाल नहीं पूछा जाएगा। और अभी थोड़े दिन बाद और आपका जो बोर्ड है ना उसका जब वो आ जाएगा, पूरा शेड्यूल अगर आ जाएगा, ठीक है, उसको हम चेक करते रहते हैं, हम देखते रहते हैं कि कुछ नया तो नहीं डाल रहे हैं, कुछ नया तो नहीं डाल रहे हैं, तो उस समय पे भी हम और क्लियर कर देंगे आपको। आप निश्चिंत रहो, ठीक है, आप निश्चिंत रहो। ठीक है, चलिए, ठीक है सर, प्लीज पहले वाला शॉर्ट में समझा दो बेटा। आप लेट ज्वाइन किए थे, ठीक है, इसलिए आप पूछ रहे हैं। आवाज तेज क्यों नहीं आ रही बेटा? आवाज तेज आएगी, बढ़ा लो। पीछे चल रहा है, थोड़ा बहुत पीछे चलता रहता है, मेरे मोबाइल में भी चलता है। बसा क्या होता है मैंने अभी बताया, जो बसीय अम्ल से मिलकर के बनी होती है उसको बसा बोलते हैं। ठीक है, जल के बारे में मैंने बता दिया बेटा आपको, बसा का मतलब बताया, जो बसीय अम्ल से मिलकर के बनी है। केल्विन चक्र नहीं बताएंगे बेटा, मैंने आपको बताया है, संगीता प्रजापति। ठीक है, अगर ऐसा लगा कि नहीं केल्विन चक्र वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, मैं आपको एक बार और फिर से मैं बता देता हूं। ठीक है सर, प्रोटीन सिर्फ ह्यूमन में ही होता है क्या? नहीं बेटा, ये प्रोटीन सबके अंदर होता है। अमीनो एसिड क्या है? अमीनो एसिड रसायन है, केमिकल है। ठीक है, केमिकल है, अम्ल, बहुत सारे अलग अलग रसायन से मिलकर के बना हुआ संरचना है अमीनो अम्ल। ठीक है सर, क्या खंजी क्या होता है? खंजी क्या होता है भाई? सिर्फ फिर से समझा दिए बेटा, डाउट पूछो, पूरा तो नहीं समझा पाएंगे। अमीनो अम्ल क्या है? अमीनो अम्ल बताया मैंने, रसायन है, रसायन।
कितने अमीनो अम्ल मिलकर के एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं? अलग अलग अमीनो अम्ल मिलकर के अलग अलग प्रोटीन का निर्माण करते हैं। हमारे शरीर में 20 अमीनो अम्ल होते हैं, 20 होते हैं, वो अभी आपके काम के नहीं है। चलो क्लियर है भाई? ठीक है, क्वेश्चन इतनी चीजें आपको क्लियर है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई है, इतनी बातें समझ में आ गई है, फायर इमोजी जरा सेंड कर दीजिएगा। और दूसरी बात मेरी जरा ध्यान से सुनते हुए जाइएगा, अभी एक दो बात बताना बाकी है, एक दो बात बताना बाकी है। ठीक है, क्या बात बताना बाकी है? सुनना जरा ध्यान से। ये जो अपेंडिक्स है आपकी, जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं मैं? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, अपेंडिक्स बेटा आपके शरीर की अवशेषी अंग होती है। ठीक है, अवशेषी अंग, अवशेषी अंग है। ठीक है, अवशेषी अंग। अवशेषी अंग का मतलब क्या होता है सर? अब ये बताओ पहले तो, अवशेषी अंग का मतलब क्या होता है उसे जरा ध्यान से सुनते हुए जाना। ऐसे अंग जो हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो पूर्वज थे, बाप दादा हमारे जो थे ना, जो हमारे, हम बंदर से बने, तो हमारे जो पूर्वज थे उनके अंदर काम कर रही थी, हमारे पूर्वजों के अंदर काम कर रही थी। ऐसा अंग जो हमारे पूर्वजों के अंदर काम कर रहा था, हमारे अंदर काम नहीं कर रहा, उस अंग को बेटा हम क्या नाम दे देते हैं? अवशेषी अंग नाम दे देते हैं। ठीक है, जो हमारे पूर्वजों के अंदर काम करता है लेकिन हमारे अंदर काम नहीं करता, उसे हम नाम दे देते हैं क्या? अवशेषी अंग। नाम हो गया हमें क्या? उदाहरण क्या हो गया? अपेंडिक्स। क्या ना उदाहरण हो गया? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स उदाहरण हो गया। पूरा नाम क्या है? तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये क्या करता था? ये क्या करता था? तो जो हमारे पूर्वज थे, जो जंगलों में रहते थे, वो क्या करते थे? पेड़ पौधों की पत्तियों को खाते थे। और पेड़ पौधों की पत्तियों में क्या होता था बेटा? सेल्यूलोज होता था, सेल्यूलोज। तो उस सेल्यूलोज का जो पाचन है वो कौन करता था? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स करता था। सेल्यूलोज का पाचन कौन करता था? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स करता था। ठीक है, वो पेड़ पौधे की पत्तियां वगैरह खाते थे, इसलिए उनके अंदर ये काम करता था। अब धीरे धीरे हमने पेड़ पौधों की पत्तियों को खाना बंद कर दिया। हम क्या खाते हैं? अब हम सरल कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, ग्लूकोज खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं। ठीक है, हम सेल्यूलोज को अब नहीं खाते हैं, सेल्यूलोज को अब हम नहीं खाते हैं। इसलिए ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ने हमारे अंदर काम करना बंद कर दिया, हमारे अंदर काम करना बंद कर दिया। ठीक है, तो जो चीज पहले हमारे पूर्वजों में काम करती थी लेकिन हमारे अंदर काम नहीं कर रही है, उसे हम नाम दे देते हैं क्या? अवशेषी अंग नाम दे देते हैं। उसका नाम हो गया है क्या? अवशेषी अंग हो गया। ठीक है, चलिए दूसरी जो जरूरी बात मैं आपको बता दूं, दूसरी जो जरूरी बात मैं आपको बता दूं, ठीक है, उस बात को जरा सुनना। जो शाकाहारी होते हैं बेटा, किसकी बात कर रहे हैं हम? शाकाहारी की बात कर रहे हैं। ठीक है, शाकाहारी की हम बात करें, पूरी तरह से शाकाहारी। ठीक है, पूरी तरह से क्या हो गए? शाकाहारी। और एक क्या होते हैं हमारे पास में? मांसाहारी। ठीक है, एक होता है हमारे पास में क्या? मांसाहारी। शाकाहारी कौन से वाले? हम भी तो शाकाहारी हैं, लेकिन हमारी बात नहीं कर रहा हूं मैं। शाकाहारी किसकी बात कर रहा हूं मैं? सेल्यूलोज खाने वाले, सेल्यूलोज खाने वाले। ठीक है, कौन से? सेल्यूलोज खाने वाले जो शाकाहारी होते हैं ना। सेल्यूलोज कहां होता है? पेड़ पौधों की पत्तियों में। तो जो सेल्यूलोज खाने वाले जो शाकाहारी होते हैं ना, इनकी जो छोटी आंत होती है बेटा, वो क्या होती है? इनकी जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत मतलब क्या? क्षुद्रांत, क्षुद्रांत। ठीक है, क्षुद्रांत। इनकी जो क्षुद्रांत होती है ना, ये लंबाई में क्या होती है? ज्यादा होती है, लंबाई में ज्यादा होती है। ठीक है, लंबाई में क्या हो गई? ज्यादा। तो ऐसे शाकाहारी जो क्या खाते हैं? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज खाने वाले शाकाहारी के अंदर जो क्षुद्रांत होती है वो लंबाई में क्या होती है? ज्यादा होती है। लेकिन मांसाहारी जो होते हैं, मांसाहारी, मांसाहारी के अंदर बेटा जो क्षुद्रांत होती है ना, ये क्या देखने को मिलती है हमें? लंबाई में कम देखने को मिलती है। लंबाई में क्या हो गई है? कम हो गई है। ये बात को बहुत विशेष तौर पे ध्यान रखना। ऐसे शाकाहारी जो सेल्यूलोज को खाते हैं, मतलब पूरी तरह से पेड़ पौधों को खाते हैं, पेड़ पौधों को पूरी तरह से जो खाते हैं, उनके अंदर क्षुद्रांत क्या होती है? लंबाई में ज्यादा होती है। और जो मांसाहारी होते हैं उसके अंदर क्षुद्रांत लंबाई में क्या होती है? कम होती है। जैसे मैं उदाहरण दूं आपको, उदाहरण में दूं आपको कि जो आपकी हिरन है, किसकी बात कर रहा हूं मैं? हिरन की। ये पूरी तरह से पेड़ पौधों को खा रही है, पेड़ पौधों को खा रही है। ठीक है, तो इसके अंदर जो क्षुद्रांत होगी उसकी लंबाई क्या हो जाएगी? ज्यादा हो गई। लेकिन मैंने आपसे कहा कि कोई बाघ है, कोई शेर है, तो उसकी जो क्षुद्रांत होगी ना, वो लंबाई में क्या देखने को मिलेगी? हमें कम देखने को मिलेगी। लंबाई में क्या हो जाएगा? कम हमें देखने को मिलेगी। ठीक है राजा जी, इतनी बात आपको समझ में आ गई है? अरे इतनी बात आपको समझ में आ चली है? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई।
बहुत अच्छी बात है। अवशेषी अंग का मतलब भी आपको क्या हो गया है, समझ में आ गया। जरा बता दो मुझे आग लगा करके कि हाँ सर इतनी बात हमें समझ में आ चली है, इतनी बात हमें समझ में आ चली है। ठीक है, अरे क्लियर क्लियर बातें समझ में आ गई है क्या? ठीक है, क्लियर क्लियर बातें आपको समझ में आ गई हैं क्या? फटाफट से बताइएगा राजा जी। शक्तिमान, शक्तिमान। पर ऐसा क्यों सर? बहुत अच्छा, किसने सवाल पूछा था ये, इसका नाम मुझे चाहिए। बहुत अच्छा मेरे लाल, तूने सवाल पूछा, मजा आ गया मुझे। पर ऐसा क्यों सर? बहुत अच्छा सवाल है। सुनना बेटा, होता क्या है, ये जो सेल्यूलोज है ना, सेल्यूलोज ये बहुत खतरनाक चीज है, खतरनाक चीज है। सेल्यूलोज क्या है? खतरनाक चीज है। सेल्यूलोज क्या है? खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? लंबाई में ज्यादा। क्यों? क्योंकि सेल्यूलोज का जो पाचन है ना, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज का पाचन आसानी से नहीं होता। आसान पाचन आसानी से नहीं होता, पाचन आसानी से नहीं होता। ठीक है, सेलुलोज का पाचन आसानी से नहीं होता, इसलिए बेटा इन्हें छोटी आंत क्या चाहिए? लंबी चाहिए, ताकि उसमें सेलुलोज को लंबे समय तक रखे और लंबे समय तक उसको क्या करे? धीरे 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 क्या करे? पचाए। इतनी बात समझ में आ गई है? बहुत बढ़िया, अच्छा सवाल पूछा था मेरा राजा। ठीक है, तो सेल्यूलोज का पाचन आसानी से नहीं होता। अब जो मांसाहारी होते हैं वो तो सेल्यूलोज को खाते ही नहीं है, वो तो सीधे प्रोटीन को निपटा रहे हैं, वो तो सीधे सीधे ग्लूकोज को निपटा रहे हैं। उनके मजे ही मजे, उनने कहा भाई प्रोटीन को निपटाओ, मजे ही मजे। तो उस चक्कर में इनकी जो छोटी आंत है वो क्या हो गई? लंबाई में कम हो गई। छोटी आंत क्या हो गई? लंबाई में कम हो चली। ठीक है, सवाल सवाल पूछ लू क्या? सवाल पूछ लू क्या? बताओ, सवाल पूछ लू क्या मैं? ठीक है, ठीक है, सवाल पूछ लू क्या? शक्तिमान हम भी देखते थे लॉकडाउन में। हाँ, मेरे शक्तिमान तो तुम लोग हो यार। हाँ हाँ, डाउट देख लेंगे मेरे राजा, डाउट भी देख लेंगे। ठीक है, शक्तिमान तो तुम लोग हो। चलिए, क्या बोल रहे हो? रिसेंट डाउट सर, पत्ती किसके कारण हरा होता है? क्लोरोफिल के कारण हरा होता है बेटा। सर छोटी आंत, मैंने बताया है ये तो मेरे राजा, आपकी पौधों का हर वो हिस्सा जो हरा है वो क्यों है? क्योंकि क्लोरोफिल के कारण। शाकाहारी में लंबा क्यों होता है और मांसाहारी में छोटी क्यों होती है? अभी तो बताया है ये। सर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में कौन सी बीमारी होती है? अपेंडिक्स की बीमारी होती है। कभी कभी किसी किसी व्यक्ति की जो अपेंडिक्स होती है ना, वो साइज में थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो उसको यहाँ पे दर्द होने लगता है। डॉक्टर पास ये दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, उसको क्या कर देते हैं? कट करके निकाल देते हैं। कट करके क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं। सेल्यूलोज क्या होता है बेटा? ये बहुत बार बता दिया मैंने। सेल्यूलोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है। सेल्यूलोज क्या काम करता है? सेल्यूलोज बेटा पौधों की कोशिका भित्ति में उपस्थित होता है, आपने 9th में पढ़ा होगा। सर क्या मनुष्य में अपेंडिक्स का कोई काम है? नहीं बेटा, अपेंडिक्स हमने अवशेषी अंग बोला है, और अवशेषी अंग का मतलब ही होता है जो पहले काम करती थी लेकिन अब काम नहीं करती। ठीक है, पहले काम करती थी लेकिन अब काम नहीं करती। चलिए, सवाल है आप लोगों के लिए, फटाफट से जरा मुझे बताइएगा। सवाल है आप लोगों के लिए, जरा फटाफट से बताइएगा। पूछा है निम्न में से कौन एक पाचन अंग है? निम्न में से कौन एक पाचन अंग है? ठीक है, ठीक है बेटा, डाउट भी सारे इकट्ठे एक साथ तुम लोगों के क्लियर करूंगा, टेंशन मत लो। आखिरी जब जब हमारा क्लास आगे बढ़ेगी, आखिरी आखिरी में, तो सारे डाउट तुम लोगों के एक साथ क्लियर कर दूंगा, भले ही मुझे वापस से ये वाले पेज पे आना पड़े। तो टेंशन ना लो, इतना मत घबराओ, मैं हूं। क्लास के बाद में जो डाउट सेक्शन होता है उसमें भी मैं तुम्हारे डाउट सॉल्व करूंगा। ठीक है, बताइए बताइए, निम्न में से कौन एक पाचन अंग है? कौन पाचन अंग है? फेफड़े, फेफड़े नाम सुना रख रहा है क्या? अरे फेफड़ा, फेफड़ा ये यहाँ होवत है, यहाँ पर फेफड़ा, फेफड़ा। ठीक है, फेफड़ा। तो जो फेफड़ो है, जो फेफड़ो है बेटा, ये तो आपका सांस से संबंधित होता है, ये श्वसन से संबंधित होता है। ठीक है, किडनी ना ना ना, किडनी हमारे पाचन तंत्र में नहीं होती। हमारा आमाशय, आमाशय ही भैया है जो पाचन अंग होता है। मतलब सी हमारे पास में उत्तर आएगा। 95 बच्चों ने, 95% बच्चों ने जवाब दिया है। बहुत बढ़िया, ताबड़तोड़ ताबड़तोड़। चलिए, अगला सवाल इसी बात पे तुम लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर पहुंच चुका है, फटाफट से जरा इसका जवाब देना, फटाफट से जरा इसका जवाब देना। पूछा है मनुष्य पाचन तंत्र में, मनुष्य के जो पाचन तंत्र है उसमें जे आकार की संरचना कौन सी होती है? मनुष्य के पाचन तंत्र में जे आकार की संरचना कौन सी होवत है? जे आकार की संरचना कौन सी होवत है, ये जरा बताइए, जरा फटाफट से बताइए। ठीक है, फटाफट से जरा बताइए राजा जी, ओ राजा जी, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ।
सर अग्नाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत और आमाशय, कौन सी संरचना? इसमें भी मैंने तुम लोगों को कंफ्यूज किया है। इसमें बहुत से बच्चे देखना इसमें भी गलती कर देंगे, धड़ाम से टिक लगा डालेंगे। ठीक है, तुम लोगों के जज्बातों से खेल गया मैं, तुम लोगों के जज्बातों से खेल गया। तुम लोग बोलोगे अरे सर, ठीक है, क्या खेल गया? आमाशय, आमाशय और अग्नाशय एक जैसा नाम था, मैंने पहले ही ऑप्शन में अग्नाशय दे दिया। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, ए पे टिक लगा दिया होगा। सही आंसर क्या होता है हमारे पास में? आमाशय, डी हमारे पास में सही जवाब है। ठीक है, कितने परसेंट? 72% बच्चे, 72%। 13% छोटी आंत को बोल रहे। अरे जे आकार का अभी तो बताया मेरे लाल। ये बताओ ये कौन कंफ्यूज हो गया? अग्नाशय पे किसने गलती से लगा दिया? चलिए, प्रकाश कुमार, भावना, नवीन कुमार। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है आप लोगों के लिए, आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये पूछा गया है, ये पूछा गया है, फटाफट से बताइएगा। फायर इमोजी बताना किसने वो सवाल को गलत कर दिया। ठीक है, अरे कोई बात नहीं यार, पोल नहीं आ रहा ना, हम रिजल्ट में बता डालेंगे, हमारा रिजल्ट में हम बता देंगे। यहां पर एक दो पोल नहीं भी आए आप लोगों तक तो ठीक है, मैं आगे ये चीज को पहुंचा दूंगा, लेकिन फिर भी टेंशन ना ले बिंदा। समझ में आवत है ना? बस समझ में आवत हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए 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 चलिए, ठीक है। हाँ, अंबिका, अंबिका ने बड़ी ही जोरदार बात बोली है। सर हम तो साग खाते हैं, सर हम तो पालक खाते हैं, सर हम तो धनिया खाते हैं, सर हम तो पुदीनिया खाते हैं, तो हमारे अंदर भी तो सेल्यूलोज जाता होगा। नहीं बेटा, जो धनिया पुदीना जो होते हैं ना, ये सब्जियों के अंदर आने वाली चीजें होती है, इनके अंदर सेल्यूलोज नहीं होता है, इतना सेल्यूलोज इनके अंदर नहीं होता। आप यदि सूखी जैसे घास अगर खा रहे हो, ठीक है, या फिर आप किसी नीम के पत्तों को खा रहे हैं, पीपल के पत्तों को खा रहे हैं, तो उनमें सेल्यूलोज होता है। जो हमारा जो पालक वगैरह होती है, धनिया वगैरह, उसमें सेल्यूलोज इतना नहीं होता है। वेरी गुड अंबिका। चलिए, ठीक है, पूछा गया है निम्न में से कौन सी संरचना अवशेषी अंग होती है? अवशेषी अंग कौन सी होती है? अवशेषी अंग मतलब जो हमारे पूर्वजों में काम कर रही थी लेकिन हमारे अंदर काम नहीं कर रही, उसे हम बोलते हैं अवशेषी अंग। उदाहरण में हमारे पास में था वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, तो सही जवाब आता है ए। 80% बच्चों ने जवाब दिया है। भाई क्या कर रहे हो तुम लोग? छोटी आंत पे जा रहे हो कुछ तो। ठीक है, चलिए, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हमारे पास में क्या है? सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल आप लोगों से पूछा गया है, आप लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर क्या पूछा गया है? क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है पाचन तंत्र में सबसे लंबा भाग है, पाचन तंत्र में सबसे लंबा भाग कौन सा है? ये पूछा गया, जरा फटाफट से बताना। पाचन तंत्र के अंदर सबसे लंबा भाग कौन सा है? पोल स्टार्ट कर दिया है मैंने, पोल स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, ग्रसिका, ग्रसिका, या फिर इसी को ग्रास नली भी मैंने बोला था। दूसरा सवाल आपसे पूछा गया है, तो दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है बड़ी आंत, तीसरा है छोटी आंत, और चौथा है हमारे पास में क्या? आमाशय। बताओ मेरे राजा। अरे गजब कमेंट, कमेंट पूरी भर डाली भैया। ठीक है, और इस क्वेश्चन के बाद में जरा आग लगा देना। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर अभी आपने बताया कि पाचन तंत्र का जो सबसे लंबा भाग होता है, ठीक है, पाचन तंत्र का जो सबसे लंबा भाग होता है वो हमारा पलक जी बेटा, आपका नाम ले लिया गया है। ठीक है, वो हमारी छोटी आंत होती है। ठीक है, ये सबसे लंबा भाग होता है। मैंने बोला था ये आपकी हाइट के बराबर हो जाता है भाई, बहुत लंबी होती है, एक यहाँ पे एकदम इकट्ठी होती है बहुत सारी। आंतड़ियां बोलते हैं उसको अपन, अपनी भाषा में अपन आंतड़ियां बोलते हैं। ठीक है, आंतड़ियां। 90% बच्चों ने सही जवाब दिया, बहुत बढ़िया भाई, ताबड़तोड़ तरीके से आपने जवाब दिया है। ठीक है, चलिए, ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। ये सवाल आपसे इस तरह से पूछा जाएगा। ठीक है, कितने बच्चे हैं जो इस सवाल को इस तरह से कर पाएंगे? बोर्ड टाइप जरा देना। ठीक है, यस या नो बताना मुझे। क्या पूछा गया है? पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना। तुम्हारे सामने मैंने बनाया था, वैसा ही बनाना है। ठीक है, जैसा मैंने बनाया था वैसा ही बनाना है। ठीक है, बताना। सवाल पूछा गया, बहुत बार पूछा जाता है, हर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, सर आपने यूपी और बिहार का क्यों लिखा, बाकी का क्यों नहीं लिखा, झारखंड का क्यों नहीं लिखा, सीबीएसई का क्यों नहीं लिखा? अरे कोई बात नहीं बेटा, कभी तुम लोगों के भी ले आऊंगा। ठीक है, कभी तुम लोगों के भी ले आऊंगा। ठीक है, चलिए, पूछा गया था भाई, देख लो कितनी कितनी बार पूछा गया था। बताओ कौन कौन बना करके आ जाएगा, कौन कौन बना करके आ जाएगा? सर मेरा कभी नाम नहीं लेते, सही जवाब देने पर भी नहीं आता। अरे खुशी कुमारी जी, आपका जवाब हम आपके रिजल्ट के बाद में लेंगे, आपका इंटरव्यू लेंगे, इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू लेंगे आपका। यस सर, बना देंगे, बहुत बढ़िया। तुम लोग है ना, तुम लोग धुआंधार काम करके आओगे, ताबड़तोड़। ठीक है, ताबड़तोड़। लेकिन अब तुम लोग क्या करने लगोगे? सो रिजल्ट
89%, अरे कमी लो अभी भी 90% नहीं आया है। चलो कोई बात नहीं, चलिए सुनना। अब मेरी बात को जरा थोड़ी देर 10 मिनट का समय दीजिए मुझे, और जरा ध्यान से सुनते हुए जाइएगा, ठीक है। अभी समय है हमें 10 मिनट का हमारी क्लास में, तो 10 मिनट जरा बात सुनते हुए जाइएगा, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं एक छोटी सी बात को, किस बारे में सुनना जरा ध्यान से। इस बात को मैं थोड़ा इधर बता देता हूं। आपका जो शरीर होता है, आपके शरीर के अंदर पाचन तंत्र की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? पाचन तंत्र की। जो पाचन तंत्र होता है बेटा, पाचन तंत्र मतलब जो अलग अलग जो हमारे शरीर के अंदर पाचन से संबंधित पूरे काम करे, उससे हम बोलते हैं पाचन तंत्र। इसके अंदर एक तो हमारे पास में आते हैं क्या? पाचन अंग आते हैं, और दूसरा हमारे पास में आता है क्या? पाचन ग्रंथि आती है, ठीक है। दूसरी चीज हमारे पास में क्या हो गई है? पाचन ग्रंथि हमारे पास में हो गई है, ठीक है। पाचन अंग किसे बोलेंगे और पाचन ग्रंथि हम किसे बोलेंगे? पाचन अंग बेटा उन्हें हम बोलेंगे जो भोजन का क्या करे? अस्थाई संग्रहण करे, ठीक है। भोजन का क्या करे? अस्थाई संग्रहण, मतलब थोड़ी बहुत देर के लिए, 1-2 घंटे के लिए, 2-4 मिनट के लिए भोजन को क्या करे? रखे। अस्थाई क्या करे? संग्रहण करे। और क्या करे? भोजन का क्या करे बेटा? पाचन करे। और क्या करे? तो भोजन का अवशोषण करे। यदि ये 3 काम कर रहा है तो उस अंग को बेटा हम क्या बोल देते हैं? पाचन अंग नाम दे देते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कहूं कि आपकी जो मुख गुहा होती है, ये आपका पाचन अंग है, ठीक है। मुख जो हो गया, आपकी जो ग्रास नली है, ये ग्रास नली भी क्या हो गया है? पाचन अंग हो गया है। इसके बाद में आपका जो आमाशय है, ये भी क्या हो गया है बेटा? पाचन अंग हो गया है। छोटी आंत की अगर आप बात करोगे तो ये भी क्या है? पाचन अंग हो गई है। और बड़ी आंत भी क्या हो गई है बेटा? पाचन अंग हो गई है, ठीक है। बड़ी आंत की अगर हम बात करें तो ये भी क्या हो गई है? पाचन अंग हो चली है। तो पाचन अंग का मतलब जो थोड़ी देर के लिए भोजन को रखे, जैसे आमाशय ने 4-5 घंटे के लिए रखा था, ठीक है। जो भोजन को पचाए, जैसे हमारे पास में क्या आ गया था? हमारी छोटी आंत भोजन को पचा रही थी। जो भोजन का क्या करे? अवशोषण करे। तो यदि ये काम कोई कर रहा है, उसे हम क्या नाम दे देते हैं? पाचन अंग नाम दे देते हैं, ठीक है। पाचन ग्रंथि हम किसे बोलेंगे? जो क्या करे? पाचन से संबंधित क्या बनाए? पाचन से संबंधित जैव उत्प्रेरक को बनाए। पाचन से संबंधित जैव उत्प्रेरक को बनाए, उन्हीं को बेटा हम क्या नाम दे देते हैं? पाचन ग्रंथि नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये बात को जरा ध्यान से सुनना। पाचन ग्रंथि का मतलब क्या? सर, जो हमारे भोजन को पचाने के लिए जो एंजाइम चाहिए, जो एंजाइम को बनाने वाले होते हैं, उन्हीं जगहों को हम नाम दे देते हैं क्या? पाचन ग्रंथि नाम दे देते हैं, ठीक है। जैसे आपके शरीर के अंदर बहुत सारी पाचन ग्रंथियां उपस्थित होती है, ठीक है। एक तो होती है आपके मुंह के अंदर, कुछ होती है आपके मुंह के अंदर, जो क्या बना रही है? लार को बना रही है। लार, ये जो लार आ रहा है ना, उस लार को बना रही है। तो जो लार को बनाए उसे हम नाम दे देते हैं क्या? लार ग्रंथि। उसका नाम क्या हो गया? लार ग्रंथि। और कहां पर होती है और कौन सी होती है? एक उदाहरण है हमारे पास में क्या? जठर ग्रंथि। क्या होती है जठर ग्रंथि? ये भी मैं बताऊंगा, सब्र रखना, ठीक है। इसके अलावा अग्नाशय, क्या नाम आ गया? अग्नाशय, ये भी क्या है? पाचन ग्रंथि होती है, ठीक है। इसके अलावा और क्या उदाहरण हो गया? यकृत, जो यकृत भैया है ना, यकृत भी क्या हो गई है? पाचन ग्रंथि हो गया, ठीक है। इसके अलावा क्षुद्रांत ग्रंथि, क्या उदाहरण है? क्षुद्रांत ग्रंथि, छोटी आंत के अंदर होती है। ये सारे के सारे ये जो नाम है, ये किसके होते हैं? ये पाचन ग्रंथि के नाम होते हैं। ये सब किसको बनाते हैं? ये जैव उत्प्रेरक को बनाते हैं, जो पाचन का काम करता है। जो क्या करता है? पाचन का क्या करेगा? काम करेगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले वाला नाम जरा सुनना, सबसे पहला वाला नाम सुनना। किसके बारे में? पाचन ग्रंथि के बारे में। किसके बारे में है? पाचन ग्रंथि के बारे में है, ठीक है। चित्र को बनाते हुए जाना, ठीक है। चित्र को बनाने में कंजूसी मत करना। ये चीजें आपको याद रखने में क्या करेगी? सहायता करेगी, ठीक है। याद रखने में क्या करेगी? सहायता करेगी, ठीक है। तो चित्र को जरा बनाते हुए चलना, ठीक है। मैंने कहा सबसे पहली जो ग्रंथि आ रही आपके पास में, वो कौन सी आ रही है? पाचन ग्रंथि। पाचन ग्रंथि में जो सबसे पहली आ रही है वो कौन सी आ रही है? लार ग्रंथि। कहां पर उपस्थित होती है लार ग्रंथि? तो लार ग्रंथि आपकी मुख गुहा के अंदर उपस्थित होती है।
कहां पर उपस्थित है लार ग्रंथि? मुख गुहा के अंदर। किसके अंदर? मुख गुहा के अंदर कौन उपस्थित है बेटा? लार ग्रंथि उपस्थित होती है। ठीक है, लार ग्रंथि उपस्थित होती है। ध्यान से सुनते हुए चलना। ठीक है, मुझे भी पता है कि थोड़ा 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 सर 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 कितनी देर चलेगी, कितनी देर चलेगी, यही तुम लोगों का आ रहा होगा। तो थोड़ी देर ध्यान से सुनते हुए चलो, इसके बाद में हमारा ये लेक्चर जो होगा वो एंड होगा। ठीक है, लार ग्रंथि की हम बात कर रहे हैं। लार ग्रंथि जो होती है ना बेटा, आपके मुख गुहा के अंदर 3 होती है। कितनी होती है? 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की हो गई? 3 प्रकार की लार ग्रंथि होती है। इसमें सबसे पहले आपके पास में आता है, सबसे पहले आपके पास में आ गया, एक तो है हमारे पास में क्या, थोड़ा यहां पर लगी हुई, यहां पर होती है, उसको हम बोलते हैं कर्ण पूर्व। क्या नाम हो गया? कर्ण पूर्व। ठीक है, एक होती है हमारे जीव के नीचे, उसे हम नाम दे देते हैं क्या? अधो जिह्वा। उसका नाम क्या हो गया? अधो जिह्वा। एक होती है हमारे पास में क्या? अधो जंभ। एक हो गया हमारे पास में क्या? अधो जंभ। और एक हमारे पास में हो गई है क्या? कर्ण पूर्व। ये 3 अलग अलग होती है, कर्ण पूर्व। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं क्या? इसी को हम बोलते हैं क्या? पैरोटिड। इसी का नाम हो गया है क्या? पैरोटिड हो गया, पैरोटिड ग्लैंड हो गया। ठीक है, अधोजंभ मतलब क्या हो गया? सब मैक्सिलरी। इसका नाम होता है सब मैक्सिलरी। इसका नाम हो गया अधो जिह्वा। इसका नाम होता है क्या? सब लिंगुअल। इसका नाम हुआ है क्या? सब लिंगुअल। ठीक है, तो हमारी जो मुख गुहा है, मुख गुहा के अंदर लार ग्रंथि उपस्थित होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की हो गई? 3 प्रकार की। और ये जो लार ग्रंथि है बेटा, ये लार ग्रंथि बहुत सारा क्या करती है? तरल पदार्थ बनाती है। बहुत सारा तरल पदार्थ बनाती है। यहां पर एक होती है, एक नीचे के साइड में यहां पर होती है। ठीक है, अंदर के साइड में होती है। तो ये 3 प्रकार की ग्रंथि, जिन्हें कि हमने लार ग्रंथि बोला, ये बहुत सारा तरल पदार्थ बनाती है, जिसे कि हम नाम दे देते हैं क्या? लार। या फिर इसी को हमने क्या नाम दे दिया है? सलाइवा। इसी को हमने क्या नाम दे दिया है? सलाइवा हमने नाम दे दिया है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? सलाइवा का काम क्या होता है? सर आता तो बहुत है, सलाइवा तो हमने सुना है, लेकिन इसका काम क्या होता है सलाइवा का? जरा ध्यान से सुनते हुए जाना, ध्यान से सुनते हुए जाना। सलाइवा का काम बड़ा ही जरूरी, बहुत ही जरूरी होता है। क्या जरूरी होता है? सलाइवा के अंदर बेटा 3 चीजें होती है। कितनी चीजें? 3 चीजें। एक तो इसके अंदर होता है रसायन, होता है एंजाइम होता है, जिसे हम बोलते हैं क्या? लार एमिलेज बोलते हैं। लार एमाइलेज बोलते हैं। ठीक है, एक तो हो गया है क्या? रसायन हो गया लार के अंदर, नाम हो गया लार एमाइलेज। या फिर इसी को हम क्या बोल देते हैं? टाइलीन बोल देते हैं। इसी का नाम क्या हो गया? टाइलीन हो गया। ये क्या काम करता है? तो आप जो भोजन खा रहे हो, उस भोजन के अंदर, जो आपने भोजन खाया, उस भोजन के अंदर बेटा यदि स्टार्च है, स्टार्च। सर स्टार्च क्या होता है? अरे मेरे लाल, मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है स्टार्च, पहले भी पढ़ाया है। पौधे अपना भोजन किस रूप में संग्रहित करते हैं? स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं। ये पुरानी कक्षा में मैंने बताया है तुमको। तो लार एमाइलेज या टाइलिन क्या करता है? ये स्टार्च का पाचन करता है। और स्टार्च का ही एक और नाम होता है। क्या नाम होता है? मंड होता है। स्टार्च मंड का ये क्या करता है बेटा? पाचन करता है। ठीक है, मंड का क्या कर रहा है? पाचन करने का काम कर रहा है। कौन? लार एमाइलेज। किसके अंदर उपस्थित है? लार के अंदर उपस्थित है। दूसरी चीज, इसी लार एमाइलेज के अलावा लार के अंदर, ये जो आपको लार आ रहा है, इसके अंदर उपस्थित होता है एक रसायन, जिसका नाम होता है लाइसोजाइम। इसका नाम हो गया है क्या? लाइसोजाइम। ठीक है, लार में ही क्या उपस्थित है बेटा? लाइसोजाइम उपस्थित है। लाइसोजाइम क्या काम करता है? आप अभी बोल रहे हो या फिर आप थोड़ी देर बाद बोलोगे, जब आप बोलते हो तो वातावरण में उपस्थित बहुत सारे जीवाणु, बैक्टीरिया आपके मुंह के अंदर जा रहे हैं। उन बैक्टीरिया को मारने का जो काम है वो कौन करता है? ये लाइसोजाइम करता है। ये लाइसोजाइम करता है। ठीक है, तो इसका काम क्या हो गया है? जीवाणुओं को मारना। इसका काम हुआ है क्या? जीवाणुओं को मारना हमारे पास में इसका काम हुआ। इसके अलावा और क्या उपस्थित होता है हमारे लार के अंदर, सलाइवा के अंदर? सलाइवा के अंदर इसके अलावा हमारे पास में उपस्थित होता है क्या? जल। जो तीसरी चीज हो गई है वो हो गई हमारे पास में क्या? जल। और जल का काम क्या है? सलाइवा के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है? जल होता है। जल का काम क्या होता है? कार्य क्या होता है बेटा? इसका काम है कि आपकी जो मुख गुहा है ना, आपकी जो मुख गुहा है ना, मुख को क्या करना? नम रखना। नम रखने का जो काम है वो किसने किया है? इसी जल ने किया है। और
आपने जो खाना खाया उस खाने के अंदर सलाइवा अच्छे से मिलता है, बोलस बनता है। बोलस क्या करता है? भोजन को निगलने में सहायता करता है। भोजन जो पूरा की पूरा बोलस बना वो क्या होता है? हम निगल लेते हैं। तो सलाइवा के अंदर सबसे ज्यादा जल है। जल आपके मुंह को थोड़ा नम बना करके रखता है। और क्या करता है? और क्या काम कर रहा है? तो जो हम खाना खा रहे हैं उसको निगलने में सहायता करता है। अगर सलाइवा नहीं होता तो जो आप खाना खा रहे हो ना वो थोड़ा कठोर होता है, कठोर। वो वही कठोर खाना अगर हमारे भोजन पाइप में जाता तो वो उसमें कटवट लग जाता, कटवट लग जाता। ठीक है, तो इस पूरे की पूरे जल का काम क्या होता है कि भोजन को निगलने में सहायता करना। ठीक है, भोजन को क्या कर रहा है? निगलने में सहायता कर रहा है। भोजन निगलने में क्या कर दिया इसने? सहायता कर दी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई क्या? इतनी कहानी आपको समझ में आ गई क्या? बताओ, फटाफट से बताओ। फायर इमोजी भेज दो, सरकार लिख दो। ठीक है, जो लिखते हो वो फटाफट से लिख दो ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ सर जी इतनी बात हमें समझ में आ गई है, इतनी बात हमें समझ में आ गई है। बोलो बोलो बोलो, जल्दी 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 जल्दी। अरे इतनी बात समझ में आ गई क्या बिन्ना? समझ में आ गई क्या? चेट तो, अरे यार चेट ओपन है क्या? ये लो। ठीक है, बताओ 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 बताओ, अब बता दो, अब बता दो, जल्दी से बता दो। हाँ वीडियो कॉल भी कर लेंगे। अरे बिन्ना कर लेंगे, वीडियो कॉल कर लेंगे, वीडियो कॉल कर लेंगे। फायर इमोजी, फायर इमोजी, फायर इमोजी, फायर इमोजी, फायर इमोजी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ 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 हाँ, डाउट भी देख रहा हूँ मैं, डाउट भी देख रहा हूँ मैं। ठीक है, डाउट कमेंट कर दिया करो फटाफट से, फटाफट से कमेंट कर दिया करो डाउट। ठीक है, सरकार 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 सरकार, सारी चीजें क्लियर हो गई भाई? सारी चीजें समझ में आ गई आपको? सॉलिड 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 सॉलिड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बेटा विकास यादव रो क्यों रहो, रो क्यों रहे हो बेटा? लक्ष्मी यादव क्लियर बा बेटा? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये हमने पढ़ा है किसके बारे में? हमारी 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 लार ग्रंथि के बारे में बेटा हमने पढ़ लिया है। ठीक है, हमारी लार ग्रंथि के बारे में हमने पढ़ लिया है। ठीक है, कहानी इतनी समझ में आ चली है आपको? कहानी इतनी समझ में आ चली है आपको? ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई है। यस सर यस सर यस सर यस सर। देख लेता हूँ, अक्षरा जैन बेटा आपका नाम ले लिया है। ठीक है, अक्षरा नेम आपका, एक बच्चे ने बहुत लंबा, योगिता सिंह लेस देन ए मिनट। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, चलिए इतनी चीजें आपको समझ में आ गई बेटा, बहुत सिस्टमेटिक। बस चीजों को ऐसे ही नोट डाउन करते हुए जाना, ध्यान से सुनते हुए जाना, पढ़ते हुए चलना, आपको सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आते हुए जाएंगी, सारी चीजें अच्छे से क्लियर होते हुए जाएगी। इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी वाली बात नहीं आएगी आपको, ये ध्यान रखना। ठीक है, कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या वाली बात नहीं आएगी। ठीक है ठीक है, क्लियर है भाई? क्लियर है क्लियर है क्लियर। चलिए सुनना, आप सुनना जरा बात मेरी, सुनना जरा मेरी बात को। ये तो पढ़ा हमने किसके बारे में? लार ग्रंथि के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ लिया हमने? लार ग्रंथि के बारे में पढ़ लिया। दूसरी जरा बात सुनना, बस 5 मिनट का और है हमारे पास में, इसको जरा सुनते हुए जाना। ठीक है, दूसरी चीज होती है बेटा, आपका जो आमाशय होता है, किसकी बात कर रहे हैं हम? आमाशय की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आमाशय की। 5 मिनट सुनोगे क्या मेरी बात? ये बता दो। ठीक है, मैं करवा लेता हूं कि बस अब नहीं झेल पाओगे, क्या बोलते हो? यस या नो में मुझे बताओ फटाफट से। ठीक है, यस या नो में बताओ। क्लास झेल पाओगे? 5 मिनट झेल पाओगे? 5 मिनट की और बातें हैं, उसको झेल पाओगे? झेल पाओगे तो यस, और नहीं झेल पाओगे तो नो। हाँ, डाउट भी देख लेंगे बेटा रितिका जी। ठीक है, फटाफट से फटाफट से फटाफट से फटाफट से। 5 मिनट की बातें हैं, 5 मिनट की बातें। थम्स अप या थम्स डाउन? ओ माय गॉड, सभी नो नो बोल रहे हो। तुम ऐसे लाओगे 90%? नालायक को ऐसे लाओगे 90%? चलिए 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 चलिए, कितना 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 भाई? 70% से ज्यादा बच्चों ने यस बोला है। तो 5 मिनट जरा मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते हुए चलना। ठीक है, सुनना जरा ध्यान से। हुआ क्या, अभी हमने पढ़ा लार ग्रंथि के बारे में, और जो दूसरी चीज हमारे पास में होती है बेटा, दूसरी जो बात सुनना, ये जो चित्र है वो किसका है सर? ये चित्र सर आपने बनाया है आमाशय का। ठीक है, किसका चित्र है आपके पास में? आमाशय का आपके पास में चित्र देखने को मिल रहा है। होता यह है बेटा कि आमाशय की ये जो दीवारें हैं ना,
आमाशय की ये जो दीवारें होती है ना, आमाशय की इन दीवारों के अंदर, आमाशय की दीवारों के अंदर क्या होता है, आमाशय की दीवारों के अंदर तीन तीन विशिष्ट कोशिकाएं होती है। ठीक है, तीन विशिष्ट कोशिकाएं होती है। ठीक है, 5 मिनट बेटा थोड़ा ध्यान से सुनते हुए जाना। ठीक है, मुझे पता है कि तुम लोग भी पक जाते हो इतना देख देख करके, हमें कब तक झेलोगे, लेकिन फिर भी हमें थोड़ी थोड़ी सी जो हमारी मेहनत, जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स हैं, जो मेहनत है, वो हमें बहुत आगे की तरफ क्या करवाते हैं, जंप करवाते हैं। ठीक है, तो हमेशा चीजों को एक पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि हाँ सर ने बोल दिया तो हाँ ठीक है, सर पढ़ा रहे हैं तो हाँ रुकेंगे 5 मिनट। ठीक है, चलो सुनते हुए जाना। आमाशय की जो दीवारें हैं बेटा, आमाशय की दीवारों में क्या होता है, 3 विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, 3 विशिष्ट प्रकार की कोशिका, 3 विशिष्ट प्रकार की हमें क्या देखने को मिल रहा है, कोशिका। 3 विशिष्ट प्रकार की क्या हो गई है, कोशिका हो गई। और ये जो 3 विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती है ना, इन्हीं कोशिकाओं को बेटा हम क्या नाम दे देते हैं, इन्हीं कोशिकाओं का नाम होता है क्या, जठर ग्रंथि नाम होता है। इन्हीं कोशिकाओं को हम क्या नाम दे देते हैं, जठर ग्रंथि। तो आमाशय की दीवारों के अंदर जो 3 विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं, इन 3 विशिष्ट कोशिकाओं को हम नाम दे देते हैं क्या, जठर ग्रंथि। और ये जठर ग्रंथि बेटा, ये जठर ग्रंथि क्या करती है, एक रसायन बनाती है, पूरा की पूरा तरल पदार्थ बनाती है। उस तरल पदार्थ का नाम होता है क्या, जठर रस। जैसे लार ग्रंथि ने जो पूरा तरल पदार्थ बनाया था, उसका नाम क्या था, उसका नाम था लार सलाइबा। ठीक इसी तरह से आमाशय की दीवारों के अंदर जो 3 विशिष्ट कोशिका हैं, जिनका नाम जठर ग्रंथि रखा, वो किसको बनाती हैं, जठर रस को बनाती है। ठीक है, किसको बनाई, जठर रस को। लेकिन यहां पर 3 कोशिकाएं कौन कौन सी होती है, 3 कोशिकाएं कौन कौन सी हैं, उसके बारे में जरा ध्यान से सुनना। 3 कोशिकाएं होती हैं, 3 कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं, तो बेटा 3 कोशिकाओं के अंदर जो सबसे पहली कोशिका होती है, 3 कोशिकाओं के अंदर जो सबसे पहली कोशिका होती है, इसका नाम होता है क्या, मुख्य कोशिका। इसका नाम होता है क्या, मुख्य कोशिका। मुख्य कोशिका नाम हुआ है। ठीक है, 3 विशिष्ट कोशिका हैं, उसमें क्या नाम हुआ, पहला मुख्य कोशिका। इस मुख्य कोशिका का काम होता है किसको बनाना, एक रसायन को बनाना जिसका नाम होता है पेप्सिनोजन। जिसका नाम होता है क्या, पेप्सिनोजन। मुख्य कोशिका ने एक रसायन बनाया जिसका नाम है पेप्सिनोजन। लेकिन ये जो पेप्सिनोजन है ना, ये बड़ा ही जब्बर है। जब्बर उसको हम बोलते हैं जो सुनता नहीं है, पानी लाने का बोला तो पानी लेकर के नहीं आया, उसको जब्बर बोलते हैं। तो पेप्सिनोजन जब्बर है। हम बोलते हैं कि ये निष्क्रिय है। निष्क्रिय है मतलब ये काम करना नहीं चाहता, काम करना नहीं चाहता। ये काम क्या करता है, काम क्या करता है, काम क्या करता है, तो बेटा ये जो पेप्सिन है ना, सॉरी ये जो पेप्सिनोजन है ना, ये इसका एक भाई होता है। एक भाई के रूप में क्या हो जाता है, ये परिवर्तित हो जाता है। जब ये काम नहीं करता है तो उसका नाम हमने क्या बोला है, पेप्सिनोजन बोला है। क्या बोला, पेप्सिनोजन। क्या है, बहुत ज्यादा जब्बर है, काम सुनता नहीं है। ठीक है, अगर काम सुने तो हम उसका नाम क्या रख देते हैं, पेप्सिन रख देते हैं। उसका नाम हम रख देते हैं क्या, पेप्सिन। क्या काम करता है ये पेप्सिन क्या काम करता है, तो ये करता है क्या, प्रोटीन का पाचन। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन, प्रोटीन का पाचन करता है। पर बात ये आती है कि ये पेप्सिनोजन बहुत ही ज्यादा जब्बर है। ये पेप्सिनोजन इस पेप्सिन में बदलेगा कैसे, पेप्सिनोजन पेप्सिन के अंदर बदलेगा कैसे। पेप्सिन कैसा होता है, सक्रिय होता है, मतलब काम करने की स्थिति में है, काम करने की स्थिति में है। मैंने कहा 3 विशिष्ट प्रकार की कोशिका आमाशय के अंदर है, उसमें से एक है मुख्य कोशिका। नाम हुआ है उसका क्या, वो मुख्य कोशिका किसको बना रही है, पेप्सिनोजन को बना रही है। पेप्सिनोजन जब्बर है, वो काम करना नहीं चाहता, हम उसको बोल देते हैं कैसा है, निष्क्रिय है। लेकिन इस पेप्सिनोजन को हमें बदलना है किसमें, पेप्सिन में। पेप्सिन में हमें उसको क्या करना है, बदलना है, उसको कुछ संस्कार सिखाना है। उसको निष्क्रिय से हमें किस में बदलना है, सक्रिय में। क्यों, क्योंकि पेप्सिन किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का क्या करता है, पाचन करता है। कौन करेगा, हमारा पेप्सिन करेगा। तो इस जब्बर व्यक्ति को हमें सक्रिय, निष्क्रिय को हमें किस में बदलना है, सक्रिय में बदलना है। ये काम कौन करता है, आमाशय के अंदर एक दूसरी कोशिका होती है जिसका नाम होता है क्या, ऑक्जेंटिक। जिसका नाम होता है क्या, ऑक्जेंटिक कोशिका। और ये ऑक्जेंटिक कोशिका बेटा क्या करती है, यही ऑक्जेंटिक कोशिका क्या करती है कि इस पेप्सिनोजन को, ये जो पेप्सिनोजन है ना, इसको किसमें बदल देती है, पेप्सिन में बदलती है।
ऑक्जेंटिक कोशिका पेप्सिनोजन को किसमें बदलाती है? पेप्सिन में। कैसे बदलाती है? कैसे बदलाएगी? तो ऑक्जेंटिक कोशिका एक केमिकल, एक अम्ल बनाती है जिसका नाम होता है HCl। पूरा नाम क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसी का नाम हो गया है क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका नाम हुआ। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अम्ल है भाई, एसिड है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जाता है किसके पास? ये जाता है इस पेप्सिनोजन के पास। 2-3 कान के नीचे क्या करता है? लगाता है। उसको जब्बर से, उसको निष्क्रिय से किस में बदल देता है? सक्रिय में बदल देता है। कौन बदल रहा है? HCl बदल रहा है। ठीक है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये HCl एक अम्ल है, और अम्ल यदि हमारे हाथ के ऊपर, अगर भाई एसिड अगर आपके हाथ पे लग जाए तो हाथ को जला देता है। हाथ को क्या कर देता है? जला देता है। तो ये हमारे इस पेट के अंदर, इस आमाशय के अंदर अम्ल बन रहा है। ये अम्ल इस आमाशय को नुकसान क्यों नहीं पहुंचा रहा? जब हाथ में लग जाता है तो हाथ को जला देता है अम्ल, तो फिर इस आमाशय को नुकसान क्यों नहीं पहुंचा रहा? उसके पीछे का रीजन, उसके पीछे का कारण ये है बेटा कि इस आमाशय के अंदर एक कोशिका होती है जिसका नाम होता है क्या? श्लेष्मा कोशिका। जिसका नाम हो गया है क्या? श्लेष्मा कोशिका। और ये श्लेष्मा कोशिका क्या करती है? ये बहुत सारा क्या बनाती है? श्लेष्मा बनाती है। श्लेष्मा कोशिका किसको बनाती है? श्लेष्मा का निर्माण करती है। किसका निर्माण कर रही है? श्लेष्मा का निर्माण करती है। श्लेष्मा क्या होती है? श्लेष्मा बेटा होता है तेल जैसा, होता है पूरा की पूरा, चिपचिपा होता है। आपने आपके हाथों के अंदर तेल लगाया, ठीक है, और आपने नल के नीचे लेकर के गए, आपका हाथ गीला नहीं होगा। आपका हाथ गीला नहीं होगा। क्यों? पानी आपके हाथ के अंदर ठहर नहीं रहा है। क्यों नहीं ठहर रहा? क्योंकि तेल और पानी की दुश्मनी है। पानी तेल की दुश्मनी है। जब तक आपके हाथ में तेल लगा है, वो आपके उस पानी को आपके हाथ से टच नहीं होने देना। ठीक इसी तरह से इस श्लेष्मा की और अम्ल की क्या है? दुश्मनी है। यहां पर बहुत सारा क्या बन रहा है? श्लेष्मा बन रहा है, और वो श्लेष्मा इस आमाशय की पूरी दीवार के ऊपर क्या हो जाता है? जा करके जमा हो जाता है। तो अब यदि यहां पर अम्ल बना भी तो वो दीवार से टच नहीं हो पाता, और दीवार से अगर टच ही नहीं हो रहा है तो वो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। ठीक है, कहानी इतनी समझ में आ गई है। तो इस श्लेष्मा का काम क्या हुआ? श्लेष्मा का काम क्या हुआ? तो आमाशय की अम्ल से क्या करना? सुरक्षा करना। आमाशय की क्या कर रहा है? आमाशय की अम्ल से क्या कर रहा है? सुरक्षा कर रहा है। अम्ल से सुरक्षा कर रहा है। ठीक है, कौन कर रहा है? श्लेष्मा कर रहा है। इतनी बात तो क्लियर है। HCl क्या कर रहा है? आपसे पूछा जाएगा HCl क्या करता है? तो HCl पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलता है, लेकिन इसके अलावा इसका एक और काम होता है। आपने यदि खाना खाया और उसके अंदर कोई कीटाणु विटाणु रह गया, तो वो खाने के साथ में कहा जाता है पेट के अंदर। तो उस कीटाणु से कौन मिलता है? HCl। खाने के साथ में कीटाणु अगर है तो उस कीटाणु के साथ में, उस कीटाणु से कौन मिलेगा? HCl मिलेगा। और ये HCl उस कीटाणु को क्या कर देगा? वहीं पर भस्म कर देगा, जला करके क्या कर देगा? भस्म कर देगा। तो हमने कहा कि HCl क्या कर रहा है? तो ये जीवाणुओं को मार रहा है। ठीक है, जीवाणुओं को मारने का काम करता है। जीवाणुओं को मारना किसमें? भोजन में उपस्थित। किसके अंदर उपस्थित? भोजन में उपस्थित जो जीवाणु है उसको क्या करता है? मारने का काम करता है। इतनी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चली है। इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ चली है। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिए? इनके अलग अलग कार्य पढ़ लिए। बस इतना ही था आज के लिए हमारे पास में। ठीक है, इतना ही था। कहानी इतनी समझ में आ गई क्या? कहानी इतनी समझ में आ गई क्या? बोलो फटाफट से बोलो। कहानी इतनी समझ में आ गई हो तो फटाफट से यस या नो, यस या नो। पोल तो चालू कर दिया मैंने। ठीक है, यस सर। आग लगा दो जरा, आग लगा दो। कहानी इतनी समझ में आ गई है तो आग लगा दो। ठीक है, वीडियो कॉल बस अब थोड़ी देर में कर ही रहे हैं। डाउट भी चेक कर रहा हूँ और वीडियो कॉल भी कर रहा हूँ। जी श्रीमान, आग लगा दो भाई। ठीक है, अच्छा कभी कभी ऐसा होता है किसी व्यक्ति को यहाँ पे सीने में जलन होती है। सीने में क्या होती है? जलन होती है। होता क्या है कि जो व्यक्ति होता है वो बाहर का अंड संड चीज खा लेता है, अटर सटर चीज खा लेता है। पेट के अंदर बहुत ज्यादा अम्ल बनता है, बहुत ज्यादा क्या बनता है? अम्ल। और वो जो अम्ल होता है ना, वो इस आमाशय से कहाँ चला जाता है? ऊपर कहाँ चला जाता है? इस ग्रास नली के अंदर आ जाता है, ग्रास नली में। अब ग्रास नली के पास में श्लेष्मा कोशिका नहीं होती, तो वो अम्ल जैसे ही वहां पहुंचाना तो बहुत जलन करता है। यहाँ पे सीने में जलन होती है। उसी को हम क्या बोल देते हैं? एसिडिटी बोल देते हैं। उसी को हम क्या बोल देते हैं? एसिडिटी बोल देते हैं। ठीक है,
वो आपके काम का नहीं है, वैसे मैंने आपको ऐसे ही एक्स्ट्रा नॉलेज में, ज्ञान में बता दिया। ये आपके पास में क्या है, आपके फेयर नोट्स। ये क्या था आपका, ये शॉर्ट नोट्स था, ये आपका शॉर्ट नोट्स है। ये वाला क्या है आपका फेयर नोट्स है, ठीक है, ये फेयर नोट्स है। वही सारी चीजें जो मैंने आपको अभी पढ़ाई, जो मैंने अभी आपको बताई, लार ग्रंथि के बारे में और किसके बारे में बताया, जठर ग्रंथि के बारे में बताया। ठीक है, सवाल पूछ लू क्या, सवाल पूछ लू क्या, ठीक है, सवाल पूछ लू क्या, सुनना, सवाल पूछ लू क्या, ये बताओ पहले तो तुम। हाँ सर पूछ लो, हमने इतना पढ़ लिया है, इतना सीख लिया है, सवाल का जवाब तो दे ही देंगे। आप क्या समझ रहे हो, सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे क्या, हम दे देंगे। ठीक है, ठीक है, ये बताओ, ये बताओ मुझे, दे दोगे तो बताओ। पूछा है जठर रस कैसा होता है, ठीक है, जठर रस कैसा होता है, ये पूछा है। जठर रस कैसा होवत है, कैसा होवत है, जठर रस कैसा होवत है। एंड द क्लास, एंड द क्लास, अरे हो रे भैया, एंड द क्लास कर रहे हैं यार दादा। हाँ बेटा दोनों लिखना है, ठीक है। अब वो आपका मन है बेटा, मेरे हिसाब से तो शॉर्ट नोट्स लिखना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट नोट्स में ऐसा है कि आपका पूरा चैप्टर 8-10 पेज में आ जाएगा और खटाखट खटाखट आप पूरा रिवाइज कर लोगे। आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, वो शॉर्ट नोट से आप बहुत आसानी से कर पाओगे, बहुत आसानी से कर पाओगे। जठर रस कैसा होता है बेटा, जठर रस कौन होता है, तो हमारे आमाशय के अंदर उपस्थित जो यहाँ पे पूरा रसायन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जठर रस बोलते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखना कि एक अम्ल बनता है जिसका नाम होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण जो जठर रस होता है बेटा, वो कैसा हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। जठर रस कैसा हो जाता है, अम्लीय। जवाब क्या आएगा हमारे पास में, ए हमारा सही आंसर है, 86%। सैल्यूट है, मजेदार मजेदार मजेदार। ठीक है, चलिए क्लियर है, इतनी बातें सारी समझ में आ गई। कुछ सवाल है, ये सवाल मैं आपको होमवर्क में दे करके जा रहा हूं, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। होमवर्क नंबर ये 1 है, ठीक है, होमवर्क नंबर 1 है। ये आपके लिए होमवर्क नंबर 2 है। इनके जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना तुम लोग, ठीक है, मैं पूछूंगा। बाकी ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कुछ इस तरह से, लार की क्या भूमिका है, इसको याद कर लेना। होमवर्क नंबर क्या है, ये आपका तीसरा है। होमवर्क नंबर क्या हो गया, ये तीसरा। और ये हो गया आपके पास में होमवर्क नंबर 4। कल वीडियो कॉल पर, अगली जो क्लास है हमारी, उसमें वीडियो कॉल पर आप लोगों से ये सवाल मैं पूछूंगा, आप लोगों से ये सवाल मैं पूछूंगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब कुछ डाउट्स देख लेते हैं। आपको यहां तक की सारी कहानियां समझ में आ गई होगी। जिन बच्चों को खाना खाना हो अब वो खाना खा सकते हैं, जिन्हें कुछ कुछ करना हो वो कुछ कुछ कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ कर सकते हैं। तब तक मैं क्या कर लेता हूं, डाउट देख लेता हूं, आपके डाउट क्या है। ठीक है, डाउट क्या है, ठीक है। सर ऑल डायग्राम्स आर इंपोर्टेंट फॉर बोर्ड, सर प्लीज सॉल्व माय प्रॉब्लम। बेटा आपके लिए सिर्फ पाचन तंत्र वाला डायग्राम आपका जरूरी है। कौन सा वाला, पाचन तंत्र वाला डायग्राम जरूरी है, बाकी के डायग्राम आपके लिए जरूरी नहीं है, वो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। ठीक है, तो पाचन तंत्र वाला ध्यान रखना। ठीक है, पाचन तंत्र वाला क्या करना, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ बेटा हर्षित जाओ बेटा, आपका बिल्कुल पहुंच जाओ आप समय से, फ्री फायर खेलना है आपको। ठीक है, चलिए तो रिसेंट डाउट्स में देख लेते हैं। राम राम। लार कैसे बनता है बेटा, विनीत अभी बताया मैंने। ठीक है सर, अग्नाशय का क्या कार्य होता है, अग्नाशय अगली क्लास में हम पढ़ेंगे बेटा। सर HCl बाद में कहाँ जाता है, HCl वहीं पर खत्म हो जाता है, भोजन के साथ में मिल मिल मिला करके क्या हो जाता है, बाहर की तरफ खत्म हो जाता है। ऑल डायग्राम्स इंपोर्टेंट, ये तो मैंने बता दिया। पोल नहीं आता है बेटा, मैं ये प्रॉब्लम आगे बता दूंगा। मोहम्मद शादा बोल रहे हैं बड़ी क्लास मत करो करो, आंख खराब हो जाएगी। बेटा हाँ बेटा, कभी कभारी होती है, वीडियो कॉल कर रहा हूँ। अगर ये बहुत ज्यादा सिकुड़ी होती है तो इसमें भोजन फंसता क्यों नहीं है, मैंने बताया ना, वो एक गति करता है। कौन सी गति, क्रमानुकुंचन गति, इसलिए वो फंसता नहीं है। ठीक है सर, ज्यादा रनिंग करने से पेट के साइड में दर्द क्यों होता है, क्योंकि भोजन एक तरफ चला जाता है। ठीक है, एक तरफ चला जाता है। फिर से समझा दीजिए बेटा, प्रगति जो डाउट है वो पूछ लीजिए, पूरा तो नहीं समझा पाऊंगा। अमीनो अम्ल बेटा मैंने बताया है क्या होता है, ये हमारे रसायन होते हैं, हमारे शरीर के अंदर होते हैं। सर हर तरह का भोजन में बसा होता है क्या, हाँ बेटा लगभग लगभग हर तरह के भोजन में बसा होता है, लेकिन किसी में ज्यादा किसी में कम होता है। बेटा पूरा रिपीट नहीं करूंगा, कुछ डाउट हो तो पूछ लो तेजेंद्र जी। अमीनो अम्ल के बारे में मैंने बताया, ये हमारे अंदर पाए जाने वाले केमिकल होते हैं। ठीक है, केमिकल होते हैं। ठीक है, अमीनो अम्ल के बारे में बहुत ज्यादा डाउट आ रहा है तुम लोगों को। बेटा अमीनो अम्ल होते हैं, अमीनो अम्ल हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाले रसायन होते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके, जिसको जाना है वो जाए भाई। ठीक है सर, सेकेराइड क्या है, सेकेराइड शर्करा होती है, सुगर होती है, जैसे ग्लूकोज जो है वो क्या है बेटा, एक सेकेराइड है। ठीक है, ठीक है। मनुष्य का जटिल पोषी कह सकते हैं, जटिल पोषी होता है मनुष्य का।
सर बहुलक क्या होता है, मैंने शुरुआत में ही बताया था, अगर एक बहुत सारे अणु आपस में जुड़ रहे हैं, बहुत सारे अणु आपस में जुड़ करके एक जो बड़ी संरचना बनती है उसी को हम क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। जैसे जो दीवार है वो एक ईंट ने से नहीं बनी है, बहुत सारी ईंटों से मिलकर के बनी है, मतलब दीवार क्या है, एक बहुलक हो गया। ठीक है, बहुलक होगा। वैसे अम्ल क्या होते हैं, अम्ल क्या होता है, अम्ल तो भाई अम्ल क्या होते हैं, रसायन होते हैं, केमिकल होते हैं, केमिकल होते हैं। खिंजी क्यों नहीं एनर्जी मिलता है, क्या पूछा बेटा सर, खंजी से क्यों नहीं एनर्जी मिलता है, खनिज से एनर्जी क्यों नहीं मिलता है, खनिज के अंदर एनर्जी नहीं होती है बेटा, खनिज सिर्फ हमारे अंदर कुछ प्रक्रियाओं को पूरी कराने में मदद करता है, उसके अंदर ऊर्जा नहीं होता है। ठीक है, उसके अंदर ऊर्जा नहीं होता। विटामिन और खनिज लवण ये भी जटिल पोषक पदार्थ है ना, हाँ बेटा ये जटिल पोषक पदार्थ नहीं होता है। कितने अमीनो अम्ल मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं बेटा, अलग अलग प्रोटीन अलग अलग अमीनो अम्ल से मिलकर के बने हुए होते हैं, कुछ फिक्स नहीं होता, लेकिन हमारे अंदर 20 अमीनो अम्ल होते हैं, ये आपसे पर पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, बसा क्या है, मैंने बताया बेटा, बसा बसी अम्ल से मिलकर के बना हुआ था फेट। कौन तोड़ता है, रसायन तोड़ते हैं जिन्हें हम एंजाइम बोलते हैं। किसके कारण तोड़ रहा है, प्रोटीन, प्रोटीन किसके कारण टूट रहा है, अभी मैंने बताया एंजाइम्स के कारण टूटता है, जैसे पेप्सिन वगैरह हो गया। ठीक है, इन सब के एग्जाम्पल क्या होंगे, प्रोटीन के एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं, जैसे हमारे बालों के अंदर केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है स्टार्च। ठीक है, सरल पोषक पदार्थ का मतलब बेटा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, सरल पोषक पदार्थ मतलब जो अकेले अकेले अणु है उसको हम बोलते हैं सरल पोषक पदार्थ। जब विटामिन और खनिज से ऊर्जा नहीं मिलता तो क्या मिलता है हमें, उससे उससे उसे क्यों चाहिए। विटामिन और खनिज हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी अलग अलग प्रक्रियाओं को करने का काम करते हैं, ऊर्जा नहीं देते लेकिन उसके बाद में भी करते हैं। माफी सर बस कीजिए बेटा, अगर आपका हो गया हो अगर तो क्लास यहाँ पे एंड हो गई, जो बच्चे के डाउट है मैं बस वो क्लियर कर रहा हूँ, आप जा सकते हैं। रीडिंग ऑल डाउट्स, हाँ बेटा ठीक है, चलिए अगली चीज, जब विटामिन और खनिज, हाँ बता दिया ये वाला। जटिल पोषक पदार्थ को सरल पोषक पदार्थ में कौन तोड़ता है, मोहम्मद ओशे जी, मैंने बताया एंजाइम तोड़ता है। ठीक है, क्या, अच्छा एस वन, एस वन का मतलब बेटा, एस का मतलब मैंने बताया था सेकेराइड, और ए का मतलब बताया था अमीनो अम्ल बताया था। ठीक है, जटिल पदार्थ में विटामिन और खनिज नहीं आता क्या, नहीं, जटिल और पदार्थ में वो नहीं आता है। विटामिन और मिनरल्स करता क्या होता का कार्य क्या होता है, मैंने बताया बेटा विटामिन और उसका कार्य, ये सिर्फ हमारे अंदर कुछ काम करते हैं, जैसे रक्त जो आरबीसी होती है उसको बनाने में विटामिन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आलोक कुमार जी बेटा आपका नाम ले लिया गया है। ठीक है सर, कैल्शियम आयरन ये सब क्या होता है, ये सब खनिज होता है। रिया कुमारी बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, ये खनिज होता है, जैसे कैल्शियम हमारी हड्डी को बनाता है, आयरन हमारे अंदर खून को बनाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। ये एंजाइम क्या होता है, विकास यादव, मैंने स्टार्टिंग में बताया बेटा, जो पोषक पदार्थ को जटिल से सरल में तोड़ देते हैं, उन रसायन को, उन केमिकल को हम क्या बोल देते हैं, उन्हीं को हम एंजाइम बोल देते हैं। सर जैव उत्प्रेरक बता दीजिए फिर से, नवीन कुमार जी, एंजाइम को ही जैव उत्प्रेरक बोलते हैं, जो मैंने अभी बताया था वही चीज होती है। जैव उत्प्रेरक हम किसे कहते हैं, जो जटिल पोषक पदार्थ को सरल पोषक में पदार्थ में तोड़ देते हैं उसको हम जैव उत्प्रेरक बोलते हैं। राजा जी ठीक है सर, ए वाला है, हाँ बेटा ए वाला है। सर जटिल पदार्थ सिर्फ 3 ही होते हैं, हाँ बेटा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। ठीक है, बहुत बढ़िया, सी वाला है बेटा, डाउट में क्यों डाल दिया आपने। सर विटामिन और खनिज से एनर्जी नहीं मिलता है तो क्या मिलता है, ये बताया मैंने बेटा, आकाश सी करेक्ट है। ओके बेटा, कहाँ समझ में नहीं आया अंकित अग्रवाल जी, उस स्लाइड को मैं अभी जाकर के क्लास के बाद में देख लूंगा और फिर बता दूंगा। ठीक है सर, खनिज क्या होता है, खनिज बेटा कैल्शियम जो हमारे शरीर में हड्डी बनाता है उसको हम बोलते हैं कैल्शियम, जो हम नमक खा रहे हैं वो भी हमारे पास में कैल्शियम है, जो आयरन है वो भी क्या है, वो भी क्या है हमारे पास में खनिज होता है। ठीक है, ये सारे खनिज होते हैं। और कुछ डाउट है क्या बेटा जी, लोड मोर कर दूं क्या मैं। सर हमारे पास तो एक ही बार आता है, क्या एक ही बार आता है। सर जाइलम क्या का मतलब क्या होता है बेटा, प्रियांशु ये हमारी अगली क्लास में पढ़ेंगे। सर क्या H2O भी जटिल पदार्थ है, नहीं बेटा। सर मेरा वाला डाउट देखिए, कौन सा डाउट है मुझे बता दो सही मेरे राजा। ग्लिसरॉल क्या होता है, बसी अम्ल को ही हम ग्लिसरॉल बोलते हैं बेटा, बसी अम्ल का ही नाम ग्लिसरॉल होता है। सर ये वाला, सर ये डायग्राम बनाना है, कौन सा वाला कृति में देखूंगा। ठीक है, डायग्राम आज की क्लास में बस एक बनाना है, वो मानव पाचन तंत्र वाला, बाकी के मैंने आपको समझाने के लिए बताए थे बेटा। ठीक है, जेविका, हाँ बेटा मैंने बता दिया डायग्राम का। सर डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम, हाँ बेटा अलका बनाना है। सर हिकअप्स क्यों आती है, अरे यार हिकअप्स का अगली क्लास में मैं पक्का बताऊंगा। ठीक है, ये हमारे सब्जेक्ट से थोड़ा अलग है लेकिन मैं बताऊंगा तुम लोगों को, और अभी बताऊंगा, अभी नहीं, श्वसन वाला जो पढ़ेंगे ना वहां पे बताऊंगा, बहुत जरूरी है। ठसका क्यों आता है ये भी मैं बताऊंगा, तुम लोग जल्दी जल्दी करते हो ना। ठीक है, ये बताऊंगा मैं। सर ये
फिगर ठीक से नहीं समझ आ रहा बेटा, एक बार फिर से देखना, बहुत मैंने सरल तरीके से समझाया है। हाँ बेटा बनाना है अनुज तिवारी सर, डायग्राम भी बनाना है, हाँ बेटा बनाना है सर, डायग्राम बनाना है, हाँ बेटा बनाना है सर। ये क्षुद्रांत क्या होता है? छोटी आंत को क्षुद्रांत बोलते हैं। मानव तंत्र बेटा पाचन तंत्र निशान फिर से देखना, बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सरल तरीके से समझाया है। ठीक है सर, ये चित्र फेयर में बनाना है कि हाँ बेटा पाचन तंत्र का सारे चित्र को बनाना है। अपेंडिक्स किसे कहते हैं विजय? मैंने बताया, अपेंडिक्स हमारी बड़ी आंत के पास में पाई जाने वाली एक छोटा सा उंगली जैसी संरचना होती है, जो क्या करती है सेल्यूलोज का पाचन करती थी पुराने जो हमारे होते हैं पूर्वज उसके अंदर, लेकिन अभी ये हमारे अंदर कोई काम नहीं करती। सर क्या अंडुक कहाँ होता है? अंडुक क्या होता है मेरे बाप? सर ये डाइजेशन वाला फिगर नोट पर हाँ बेटा बनाना है। सर ये 9 AM लंबी है, हाँ बेटा जी 9 मीटर लंबी हो गई। व्हाट इज अपेंडिक्स? अपेंडिक्स मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, डायग्राम बनाना है, चित्र बाद में बना लेंगे। ओके बेटा। सर अगर अपेंडिक्स को निकाल दे तो बॉडी पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा बेटा, ये बेटा ठीक है। आमाशय के 3 भाग भी होते हैं क्या? हाँ, पर वो अपने काम के नहीं है बेटा हिमांशी, इतना डिटेल में हमारे काम के नहीं है। पायरोलिक फंडिक बोलते हैं उसको अपन, ठीक है। लसीका क्या होता है? लसीका बेटा आगे की क्लास में पढ़ेंगे बेटा, अभी मत पूछो। खेतम क्या है सर जी? खेतम क्या पूछा भाई? खेतम का मतलब क्या होता है? फिर से पूछना बेटा। सर ये भोजन पहले अगर पेट में आमाशय में जाता है तो फिर छोटी आंत में कैसे पचेगा? पहले आमाशय में गया, आमाशय ने जितना पचा सकता था उतना पचा दिया, उसके बाद में धीरे धीरे खसक खसक करके कहा जाता है छोटी आंत में। सर यू आर द बेस्ट टीचर ऑफ पीडब्ल्यू, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। पर मैं सबसे बेस्ट नहीं हूं, मुझसे भी बहुत अच्छे अच्छे बैठे हुए हैं और वो कमाल के टीचर्स हैं। ठीक है सर, ये भोजन पहले अगर, हाँ ये तो बता दिया। सर पेपर में कटाना पड़ेगा है? क्या कटाना पड़ेगा? कटाना पड़ेगा क्या होता है? सर फेफड़े के पास भोजन पहुंचाया जाएगा तो क्या होगा? बेटा आपको पता है कि जैसे हम बात करते करते अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो जो ढक्कन होता है ना वो पूरा बंद नहीं हुआ, वो पानी कहाँ चला गया? श्वास नली के अंदर। तो फेफड़े एकदम से तेज हवा फेंकते हैं बाहर की तरफ और हमें क्या हो जाता है? ठसका लग जाता है। तो यदि फेफड़े के पास कोई भी चीज चली गई तो पहले तो फेफड़ा कोशिश करेगा कि क्लास क्या कर देगा? खत्म कर देगा। सर एंड प्लीज रोहित बेटा, बाकी जो बच्चे उनके डाउट मैं क्लियर कर रहा हूँ, आप अगर जा रहे हैं तो जाइए, ठीक है, बाय बाय। ठीक है चलिए, तो क्या बोल रहा था मैं? तो वो ठसका हमें लग जाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके सर, उस ढक्कन का क्या नाम है? उस ढक्कन का नाम इपिग्लॉटिस होता है। फेफड़ों के द्वारा पानी पीने पर भी बंद हो जाता है क्या? हाँ, पानी पीने पे भी बंद हो जाता है बेटा। सर जब श्वास नली का ढक्कन बंद होता है तब कभी कभी वहां पानी कैसे चला जाता है? सर जब हम बहुत सारे काम एक साथ कर रहे हैं, तारक मेहता भी देख रहे हैं, मम्मी को बोल रहे हैं पराठा लेकर के आना, और हमारा मोबाइल भी चला रहे हैं और रोटी भी खा रहे हैं, एक साथ बहुत काम कर रहे हैं, तो हमारा मस्तिष्क उस ढक्कन को बंद होने का प्रॉपर नहीं बोल पाता, वो ढक्कन पूरा बंद नहीं हो पाता और फेफड़ों के अंदर चला जाता है। ठीक है, पता होता है कि कब खोलना, ये मस्तिष्क बताता है बेटा, एकता। ठीक है, अगर फिर भी बाय चांस बोलस फिर श्वास नली में चला जाए तो हमें वो ठसका लग जाएगा। वान्या मिश्रा जी, ठीक है सर, बोलस के पास थोड़ा दोबारा समझाइए बेटा, कुछ डाउट हो तो पूछ लेना, उसको एक बार देख लेना। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को क्रमी रूप परिशिष्टिका भी कहते हैं। हाँ बेटा, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को क्रमी रूपी परिशिष्टिका भी बोलते हैं। क्रमानुकुंचन गति क्या है? जो ग्रास नली होता है वो ऐसे सिकुड़ता बंद होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रमानुकुंचन गति बोलते हैं। ओ मेरा भाई, कितनी पूछे ना तुमने। पेरास्टेलिस बेटा, क्रमानुकुंचन को इंग्लिश में पेरास्टेसिस मूवमेंट बोलते हैं। हिचकी कैसे आती है मैं आपको आगे वाली क्लासेस में बताऊंगा। पाचन नली कितने फीट की होती है बेटा? लंबाई आपके कोई काम की नहीं है। ग्रसनी और आंत की लंबाई कितनी होती है? कोई काम की नहीं है आपके। सर छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? ये भी कोई काम की नहीं है। आमाशय होता कहाँ है? ये यहीं होता है, ये यहाँ पर होता है आमाशय, ये यहाँ पर, ये ऐसा ऐसा जो होता है ना, इसको बोलते हैं आमाशय। ठीक है सर, आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अरे अभी तो बताया मेरे लाल। सर क्या डायग्राम बनाना है? हाँ सर, एक टाइम के भोजन के पाचन में कितना टाइम लगता है? बेटा 6 से 7 घंटे में पूरा पूरा काम हो जाता है हमारा। ठीक है, उसके बाद में सर नोट कैसे बनाए? बेटा अब ये हम नोट्स का अगली क्लास में बताएंगे आपको। अभी तो मैंने बताया था कि शॉर्ट कैसे बनाया जाता है। आमाशय के पास एंजाइम कहाँ से आता है? आमाशय की भित्ति बनाती है, भित्ति उसकी बनाती है। ये वाला मैं वहां पे देख लूंगा बेटा। ठीक है चलिए, बहुत बढ़िया बात है, आपके सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ गई अभी भी। अब तो कुछ नहीं डाउट है, और भी है क्या? ओ मेरे भाई, कितने डाउट पूछे रहे तुम लोगों ने। नहीं है, नहीं है, नहीं है। चलो बाकी के डाउट्स के मैं अब तुम लोगों को वहां पे जवाब दूंगा अलग से। ठीक है, 5 मिनट कहाँ 20 मिनट्स पढ़ा दिए। ओ सॉरी शक्तिमान, सॉरी शक्तिमान। चलो ठीक, ओके देन, बाय बाय। थैंक यू सो मच बेटा, आप लोगों ने इतने अच्छे से क्लास अटेंड की, थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़ते हुए रहिएगा, मेरी पूरी कोशिश है आप लोगों को बहुत ज्यादा आगे तक मैं लेकर के जाऊंगा, सारी चीजें बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बस आप लोगों के साथ की जरूरत है। ठीक है, ठीक है, आप लोगों के साथ की जरूरत है, बस आप लोग अपना साथ बनाए रखिएगा। ठीक है, वीडियो कॉल में ठीक है मैं कर लेता हूँ।
ठीक है, कर लेता हूँ। चलिए चलिए चलिए, वीडियो कॉल देख लेते हैं फटाफट से, है ना, पर दो चार बच्चों को ही हम करेंगे, ज्यादा बच्चों को नहीं करेंगे। हिमांशु यादव मेरा एक दोस्त हुआ करता था। ठीक है। वैभव जी हो गया, अक्षरा जैन हो गया, अलका प्रजापति, फटाफट से फटाफट से फटाफट से जो भी जुड़ जाए उसको अपन कर लेते हैं। फटाफट से फटाफट से फटाफट से, भाई कॉल आ गया क्या? चलो 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 चलो, जल्दी 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 जल्दी, बहुत टाइम हो गया अरे बेटा जी, बहुत टाइम हो गया अरे, आज अपने को 2 घंटे की हो जाएगी आज तो क्लास ऐसे में। हाँ हाँ हाँ, मोहम्मद साकिब को कर दो भैया। हेलो बेटा, किधर आ गए? क्या नाम है? अक्षरा। हेलो हेलो बेटा। बेटा कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे शरीर के अंदर, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे जीवाणु जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अभी बीमार पड़ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो जीवाणु मर गए हैं। कभी कभी बहुत अच्छा शक्तिशाली जीवाणु हमारे शरीर के अंदर आ जाता है और उसको लाइसोजाइम भी नहीं मार पाता, उसको हमारा शरीर मार ही नहीं पाता, तो हम क्या हो जाते हैं? फिर बीमार हो जाते हैं। हम बीमार तभी होते हैं जब बहुत शक्तिशाली जीवाणु हमारे शरीर में पहुंच जाए। ठीक है, समझ में आया? ओके, कैसे चल रही क्लासेस? सब कुछ बढ़िया? ओके बेटा, ओके। हेलो बेटा अदिति, हाउ आर यू? वैभव, हाउ आर यू बेटा? अरे बोलो मेरे लाल, जल्दी से बोलो। तुम लोग तो नहीं थके हुए होंगे बैठे बैठे, मैं थक गया हूं ना मेरे लाल। हिमेश जी को कर दिया जाए। शमी जी आपका नाम ले दिया गया है। अर्शु बेटा रिप्लाई कर रहे हैं, बताओ क्या पूछना है। हेलो 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 भैया, आवाज आ रही है क्या? अरे शक्तिमान, आवाज आ रही है क्या? नहीं आ रही है? अक्षरा, आ रही है? आपको कुछ पूछना है क्या? बाकी तो कोई नहीं है अभी जुड़ रहा है हमारे साथ में, आपको कुछ और बात करनी है, कुछ और पूछना है? शॉर्ट नोट्स बना रहे हो? शॉर्ट नोट्स बना रहे हो अच्छे से? ओके, चलिए। और कोई बच्चा हमारे साथ में जुड़ा हुआ है तो भाई बोले फटाफट से। कौन जुड़ा हुआ है? इशिका, इशिका हाउ आर यू? हेलो इशिका, हेलो इशिका, कैसे हो बेटा? हम तो बहुत अच्छे हैं। कैसी चल रही पढ़ाई आपकी? समझ में आ रहा है सब कुछ? कुछ पूछना है आपको? कुछ गिले शिकवे हैं आपके हमसे? नहीं सर, ओके। हेलो बेटा, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? अदिति ना? हेलो। हाँ अदिति ही ना, अदिति ही बोल रहे हैं ना? साक्षी, साक्षी का नाम नहीं आ रहा। कैसे हैं साक्षी बेटा? कैसा क्या चल रही क्लास, समझ में आ रही है आपको? बढ़िया। कुछ डाउट पूछना है, कुछ पूछना है आपको? सैटरडे को, हाँ बेटा आपका शेड्यूल अपडेट हो गया। सैटरडे को क्लासेस हैं, एसएसटी की क्लासेस हैं, और कोई सा एक और कोई सा सब्जेक्ट है उसकी क्लासेस है। ठीक है। बेटा ये जो चैप्टर है हमारा, ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, ये ज़्यादा समय लेता है, तो यही हमारा सबसे ज़्यादा समय लेगा। मतलब जून तो हमारा इस चैप्टर के अंदर चलेगा। उसके बाद वाले जो चैप्टर है वो हमारे छोटे छोटे से, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। ओके बेटा। और कुछ पूछना है बेटा? नहीं? और कोई बच्चा हमारे साथ में जुड़ा हुआ है? ओके बेटा, देन बहुत समय हो चला है, आप लोग भी अब अपना ध्यान। हाँ 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 हाँ। अरे केमिस्ट्री वाले गुरुजी को आप एटीपी नहीं दे रहे हो ना, ऊर्जा नहीं दे रहे हो ना, ऊर्जा दो उनको। नहीं बेटा, मैं बता देता हूँ। एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा जो शेड्यूल है ना, वो ऊपर नीचे हो रहा था, इस वजह से केमिस्ट्री क्लासेस एक दो कैंसिल भी हुई थी। बट अब धीरे धीरे चीजें सही पे आने लगी, सही उस पे आने लगी। ठीक है। ओके, हेलो बेटा। ओके बेटा, हेलो 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 बेटा। भाई एक आधे लड़के को भी। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? अच्छा। हाँ बेटा बोलिए, सुनाइए। कुछ बोलना चाहेंगे आप?
अच्छा समझाते हैं। बेटा ग्रास नली की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, एग्जैक्ट मुझे भी नहीं डाटा याद है कि कितनी लंबी होती है, पर लंबाई हमारे काम की भी नहीं है वैसे। लंबाई नीट तक किसी ने भी, नीट एग्जाम में भी कोई नहीं पूछता है, इसलिए लंबाई तो हमें भी नहीं याद रहती इतनी। चलिए, और कुछ पूछना है? तना जी थैंक यू सर, ओके ओके। और ओके बेटा, बाय 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 बाय। और कोई बच्चा? बाय 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 बाय, अच्छे से पढ़िए जी बेटा, अच्छे से पढ़िएगा, शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, अच्छे मेहनत कीजिएगा। चलिए, ओके ओके। राम राजेश्वर यादव को देखना, राजेश्वर यादव को कीजिएगा। राजेश्वर यादव कहाँ है भैया? हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है क्या भैया? चलिए ओके देन, बाय बाय। अब मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में। राजेश्वर यादव शौरी शक्तिमान अगली कक्षा में पहले आपको करेंगे, ठीक है? चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। आप लोग इतनी देर तक बने हुए रहे, इतनी तक आप लोग झेलते हुए रहे, थैंक यू सो मच, बाय बाय बाय।